मुख्तसरन तारुफ आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जनाब अब्दुल सत्तार साहब इस इजलास के सदारत फरमा रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब ने औरंगाबाद के दही इलाकों में तालीमी इंस्टीट्यूट की सहूलत फराहम कर रखी है, जहां हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मौसूफ हुकूमत महाराष्ट्र में कैबिनेट वजीर के ओहदे पर फाइज हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब कुमार केतकर साहब हैं, जिनका शुमार मुल्क के नामवर सीनियर सहाफ़ियों में बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। मौसूफ एक निडर और एक बेबाक सहाफ़ी होने के अलावा मुल्क की सबसे ऊंची यानी अपर हाउस राज्यसभा के मेंबर भी हैं। आज उनकी आमद से और इस प्रोग्राम में शिरकत से हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप कुमार केतकर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हमारे दूसरे मेहमान प्रोफेसर अमिताभ कंडू जी हैं, जिनका शुमार बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी शख्सियात में शामिल है। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों की तहकीक व ज़राए इब्लाग यानी रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पर बहुत अहम काम किया है। आप JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के में डीन के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। वहाँ पर आप उससे कबल प्रोफेसर भी थे। शोबे सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में आप वहाँ पर डीन रहे हैं। आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के मेंबर भी हैं। मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। जनाब कुंडू साहब आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं। आपको दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में और तालीमी हलकों में अदब व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। इस मसरूफ़ तरीन इल्मी शख्सियत की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत यकीनन चार चांद लगा रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुंडू साहब के लिए ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर एहसन पठान साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से रहा है। मौसूफ रियासत महाराष्ट्र में डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के ओहदे पर भी फाइज रहे। बाद अज़ां आप टुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर के वाइस चांसलर रहे हैं। आप पूना से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर एहसन पठान साहब के इस्तकबाल में तालियों से उनका इस्तकबाल करें। इस 13वीं कॉन्फ्रेंस की औरंगाबाद में जो मुनक़्क़द हो रही है, ये मुनक़्क़द जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये डॉक्टर फौजिया खान की सरपरस्ती में उनके इदारे फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम अंजाम पा रही है। मैदान सियासत में आने से पहले आप अंग्रेज़ी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। हुकूमत महाराष्ट्र में आपने कुल 9 शोबों के साथ वज़ारत का ओहदा संभाला है। अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामान हैं राज्यसभा में। हजरात, महाराष्ट्र में क्वालिटी एजुकेशन के लिए तगोदो करने वाली ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर मुसलसिल 22 सालों से वो इज्तिमाई तौर पर कोशिशें कर रही हैं। मोहतरमा फौजिया खान की ज़ेर सरपरस्ती चलने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें सबसे पहले और अहम नाम जो आता है वो फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेम है। इसके अलावा अदबी और सकाफ़ती अंजुमन वारिसानी हर्फ व क़लम की भी आप सरपरस्त हैं। उसी तरह मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम, बज़्म ख़वातीन
और औरंगाबाद ड्रामा एकेडमी की भी आप सरपरस्त हैं। इन तमाम अंजुमनों से इस वक्त महाराष्ट्र में कमोबेश 32,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम के 21,000 मेंबर्स हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर फौजिया खान के इस्तकबाल में ज़ोरदार तालियां बजाएं। हजरात, हमारे अगले मेहमान इम्तियाज़ जलील साहब हैं। इनसे हम सभी वाकिफ़ हैं। बुनियादी तौर पर वो एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़ती मैदान में जिस तरह उनकी शनाख्त बेबाक सहाफ़ी की रही है, इसी तरह मैदान सियासत में भी इन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है। औरंगाबाद के MP हैं, नौजवानों के पसंदीदा रहनुमा हैं और हम जैसे बुज़ुर्गों के भी वो पसंदीदा रहनुमा है। मैं ये चाहता हूँ कि उनके इस्तकबाल में आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। अब आखिरी जो मैं तारुफ पेश कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सरबराह, उसके प्रेसिडेंट ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब का है। आप मरकज़ी हुकूमत में सनदी ऑफिसर रह चुके हैं। आप एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। आप 2015 में मानू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के आप रजिस्ट्रार भी थे। दौरान सर्विस आप UPSC के जॉइंट सेक्रेटरी थे। ये UPSC इदारा वही है जो कलेक्टर और IPS, IAS और IPS जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसके इम्तिहानात यही इदारा लेता है। आपने अब तक 4 किताबें लिखी हैं, यानी आप 4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अब सैयद अहमद साहब की तहरीक को मज़ीद मुस्तहकम करने का काम आप कर रहे हैं। अल्लाह आपके इरादों को और तक़वियत बख्शे और हम सब आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि जनाब ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब के इस्तकबाल में आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। अब हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आइए आज हम इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफाती नामों से शुरू करते हैं। ज़ोरदार तालियां। ये एक यूनिक इफ्तिताह हो रहा है। أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور
كمثله شيء وهو السميع البصير. जोरदार तालियों से आप इन बच्चों का इस्तकबाल करें. तालियां कम पड़ रही हैं बच्चों के परफॉर्मेंस के सामने. हाँ, डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जो ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सदर हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने रिमार्क्स यहां पर दें. जोरदार तालियां. ऑनरेबल डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, पैटर्न ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, ऑनरेबल प्रोफेसर पठान, ऑनरेबल जनाब कुमार केतकर साहब, मुकामी MP अब्दुल अजीज साहब, ऑनरेबल प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, और इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे दानिश्वर, वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, नौजवानों, साथियों, ख़वातीन हज़रात, ये मेरे लिए एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं ख़ुद इस शहर में आया हूँ और आप सबका इस्तकबाल करूँ इस कॉन्फ्रेंस में. लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के एक अहदेदार की हैसियत से, ज़िम्मेदार की हैसियत से, कि मैं इस्तकबाल तो करूँ ही करूँ, लेकिन शुक्रिया अदा करूँ. सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का जो इस हॉल में मौजूद हैं, और तो तमाम ख़वातीन हज़रात, और ख़ास तौर से डॉक्टर फौजिया खान साहिबा और विजय केतकर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस महफ़िल में शिरकत करके इसको सजा के और इसको जो इज़्ज़त और एहतराम दिया है, उसके लिए हम सब मशकूर और ममनून हैं. ख़वातीन हज़रात, औरंगाबाद हम क्यों आए हैं, इसके पीछे एक तवील बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं अर्ज़ करूँगा कि ये ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट है, जिसका ज़िक्र अभी किया गया कि हमारे बानी सैयद हामिद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, जामिया हमदर्द के चांसलर रहे, ये 90s में दोहरा रहा हूँ, 90s में इसका क़याम किया गया. 90s वो दौर था, इसमें 1992 भी हुआ था, और 1992 के बाद जो बेचैनी मुल्क में थी, परेशानी थी, सोच में बिखराव था, आपको किसी भी अल्फाज में मैं उसको बयान करना चाहूँ तो बयान नहीं कर पाऊँगा. तो हामिद साहब ने यह कोशिश की थी कि कम्युनिटी की, मुल्क की तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ मरकूज़ की जाए. हम अपने मुस्बित पॉजिटिव एक रोड मैप तैयार करें और उस पर अमल कर दरामद करके किस तरीके से मुल्क और कौम की और मिल्लत की हम खिदमत कर सकते हैं, वो उन्होंने एक सोच के साथ इस तंजीम को कायम किया था. तकरीबन 25 साल से ऊपर इसका सफ़र हो चुका है और हम लोग उसी पे अभी दायम व कायम हैं. इसके तहत हम मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ सूबों में जाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला में जाते रहते हैं, डिस्ट्रिक्स में जाते रहते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है और तालीम की कमी है, जिसको आज की ज़बान में SEDG कहा जाता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SEDG करके जुमला कहा गया है. मैं समझता हूँ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उस पर बिल्कुल फिट हो जाती है. तो हम उन अज़ला में भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और सिर्फ हमारा पैगाम ये होता है कि तालीम की तरफ और तालीम के ज़रिए कैसे तरक्की, और जिसको हमने कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं, पायदार डेवलपमेंट, दूर तक इसके नताइज जाते हों अपने करके. हो सकता है इसके नताइज हमें आज कल ना मिलते हों, दूर तक जाते हों. उसी सिलसिले की कड़ी जो है ये कॉन्फ्रेंसेस है, जिसके तहत हम यहाँ आज आपके शहर में हासिल हुए हैं. तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फौजिया खान साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि हम जब जयपुर में थे पिछली कॉन्फ्रेंस में, तभी आपने यहाँ हमको हिम्मत अफजाई की, खालिद सैफुद्दीन साहब ने, कि अगली कॉन्फ्रेंस हम औरंगाबाद में करेंगे, इस अजीम शहर में करेंगे. हेरिटेज सिटी है, तारीख़ी शहर है, दानिश्वरों का शहर है, एक बड़े यहाँ की रिवायतें हैं, अदबी रिवायतें हैं. एक ऐसा शहर है जिसमें आके हमसे ज़्यादा लोग, दानिश्वर लोग, तजुर्बेकार लोग, आलिम लोग यहाँ मौजूद हैं, इस हॉल में मौजूद हैं. हम उनके सामने क्या बात करेंगे, लेकिन हम उनसे सीखने आए हैं, हम उनसे मालूम करने आए हैं कि किस तरीके से तालीम के ज़रिए हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके चलेंगे.
ख़वातीन हज़रात, इस मुख्तसरन मकसद के बयान करने के बाद मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मुख्तसरन क्यों वक्त की जैसे हमें बार बार बताया जा रहा है किल्लत है कि आज हमारा देश जो है नई तालीमी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल का सफ़र हो चुका है और उस सफ़र में हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कहाँ तक आगे नहीं बढ़े हैं, वो सारे माहिरीन यहाँ पे उसको जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे अपने करके। रिपोर्टें आ रही हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्टें आ रही हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्टें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्टें हैं और बहुत सारे लोग मज़ामीन भी लिख रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, बहस मुबाहिसा भी हो रहा है। 3 साल में हमने कितना सफ़र क्या तय किया है। बहरहाल उस पर ये सेमिनार, ये वर्कशॉप, ये कॉन्फ्रेंस को जिक्र करेगी। चंद एक बातें जो हमारे सामने आई हैं, अहम बातें, बाकी तो बहुत बातें जो उसको मैं कहना चाहूँगा। एक ख़ास अहम बात जो पिछले दिनों सामने आई है वो ये है कि जो ऑल इंडिया स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है, उससे ये मालूम होता है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो तनासुब है वो गिर रहा है और गिर चुका है। जो रेट है, रेट भी कम है, रेट ऑफ ग्रोथ भी कम है और एक्चुअल नंबर में भी हायर एजुकेशन में मुसलमानों की तादाद कम है। ये फ़िक्र की मुतफक्र होने की वजह है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम तालीम में पीछे रह जाएंगे, आला तालीम में नहीं जाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन में नहीं जाएंगे, तो हम मुल्क की खिदमत कैसे कर पाएंगे। ये मुल्क हमको कैसे कहेगा कि आइए आप भी दूसरों के साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की में और तरवीज में हिस्सा लीजिए अपना करके। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तालीम की तरफ उसी तरह से तवज्जो करें जैसे हमारे मुल्क के दूसरे तबक़ात, दूसरी कम्युनिटीज़ उसी हिम्मत के साथ और ज़ोर शोर के साथ कर रही हैं। क्या रास्ते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या मुश्किलात हैं, उस पर हम तफसील से बहस कर सकते हैं, अलग से बहस कर सकते हैं। कि मैं इस इतनी मुख्तसर से गुफ्तगू में इस पर रोशनी नहीं डालूँगा। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और बहुत सी जायज़ वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन हम सबको इन वजूहात को हम चैलेंज के तौर पर देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि इनको हम चैलेंजेस को कैसे हम इस पर अपने आप को इनसे आगे बढ़ सकें, इन हर्डल्स को कैसे हम क्रॉस कर सकें। ख़वातीन हज़रात, ये मुश्किल सफ़र है तालीम का। इसके नताइज आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, हो सकता है 10 साल बाद मिलेंगे, हो सकता है 5 साल बाद मिलेंगे, लेकिन यकीनन मिलेंगे अपना करके। हमारी तारीख़ में हमारे पास ऐसे लोगों की तारीख़ इस मुल्क में मौजूद है जैसे सर सैयद अहमद ख़ां हों, जैसे इस मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद हों, जैसे मुल्क के पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हों या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों। जिन्होंने तालीम ही के ज़रिए, तालीमी के मैदान के ज़रिए इस मुल्क की इस पसमानदा कम्युनिटी की तालीम की तरफ मुतवज्जा करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिशें, काविशें करी हैं और कामयाबी हासिल करी है। तो ऐसी मिसालें पुरानी भी हैं और आज भी हमें जगह जगह मिलेंगी, वो इस शहर में मिल जाएंगी, चाहे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब हों, चाहे यहाँ के अलीगढ़ हमदर्द यूनिवर्सिटी के हकीम अब्दुल हमीद साहब हों, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे कर्नाटक, चाहे केरला में हो, मुस्लिम मिशन सोसाइटी हो, वगैरह वगैरह जगह जगह लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, और जितने मंच पे लोग बैठे हैं उनसे मुतवज्जह चाहूँगा कि ज़रूरत इस बात की है कि तालीम का जो ज़रूरत है, अहमियत है, उसको हम सब वाकिफ़ हैं। इस हॉल में बैठे कोने कोने बैठे हुए हर बच्चा बच्ची और बुज़ुर्ग सबको वाकिफ़ है। आज की तालीम की क्या ज़रूरत है, हमें वो पहचानने की ज़रूरत है। तालीम की अहमियत तो है ही है, लेकिन आज की क्या ज़रूरत है वो पहचानने की ज़रूरत है। मैंने इसकी तरफ इशारा किया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, मौजूद है, 3 साल हो गए हैं। हमें उसमें क्या मौक़े मौजूद हैं उसको हमें फ़ायदा उठाना है। एक चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ करी, जैसे कि लैंग्वेज की तरफ एक नई एजुकेशन पॉलिसी बार बार इसरार कर रही है कि प्राइमरी एजुकेशन 5 साल तक, कम से कम ज़्यादा 8 साल, 8वीं क्लास तक मदर टंग में होनी चाहिए, होम लैंग्वेज में होनी चाहिए, मुकामी ज़बान में होनी चाहिए। ये हुकूमत हिंद का इसरार है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता था, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके पास ये मैंडेट था कि वो उर्दू में तालीम दे। ऐसी यूनिवर्सिटी है इनके पास मैंडेट है कि मराठी में तालीम दें, ऐसी यूनिवर्सिटी इनके पास मैंडेट है कि संस्कृत में तालीम दें, हिंदी में तालीम दें। आज आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो मेडिकल की एजुकेशन मदर टंग में होनी शुरू कर दी गई है, उसके लिए हुकूमत ने फैसले कर दिए हैं, वगैरह वगैरह लंबी फहरिस्त है, मैं इस वक्त यहाँ नहीं गिना पाऊँगा। तो एक पहलू ये है कि जिस पर हमें गौर करना है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन
5वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक किस तरीके से मदर टंग के ज़रिए, होम लैंग्वेज के ज़रिए, मुकामी ज़बान के ज़रिए उसमें हम कैसे फ़रोग दे सकते हैं, अपना कर सकते हैं। इसी साथ साथ एक और मैं हाईलाइट कर देता चाहता हूँ, बाकी मैं गुफ्तगू यहाँ के माहिरीन करेंगे। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इस नई तालीम का एक हिस्सा बन गया। अर्ली चाइल्ड केयर और तालीम का हिस्सा बना है, जिसमें 3 साल की उम्र के बच्चों की तालीम जो है और 5 साल की उम्र के बच्चों की तालीम जो है, पहले वो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर थी। अब नई एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गई है। 3 साल हो गए हैं हुकूमत में, उसमें कोई पेशरफ्त अभी कोई बहुत ज़्यादा नुमाया पेशरफ्त या कोई पेशरफ्त नहीं की है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये मैं दूसरा इशू फ्लैग करना चाहूँगा। वोकेशनल एजुकेशन की तरफ हुकूमत हिंद का बहुत ज़ोर है। माइनॉरिटीज़ हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, ये सब वोकेशन से जुड़े हुए हैं। इनकी सबकी बुनियादें जो हैं किसी न किसी वोकेशन से जुड़ी हुई हैं। इन सब कम्युनिटी को, जिसको मैंने कहा SEDG, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इन सब के लिए ये वोकेशनल एजुकेशन की जितनी अहमियत है, इसके ऊपर मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा। और आप सब मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, केतकर साहब मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, इसको कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में जोड़ें, तरक्की दें, फ़रोग दें, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, वोकेशंस हो, कैसे करें, इस पर भी आज तवज्जो करने की ज़रूरत है। और इन सब को, चारों चीज़ों को हम अगर एक किसी बड़े चीज़ में करें तो बार बार जो नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है वो एक क्वालिटी एजुकेशन। कहा जा रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ ए चाइल्ड, बर्थ राइट ऑफ ए स्टूडेंट, ये रिपोर्टों में कहा जा रहा है। कुंडू साहब ने सच्चर कमेटी के बाद रिपोर्ट तैयार करी, उस पर बताया कि सच्चर कमेटी कैसे किस हद तक कामयाब हुई है, नहीं हुई है। आप मौजूद हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन डाल सकते हैं। सच्चर कमेटी और आपकी रिपोर्ट के बाद फिर भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं जमुना के नीचे से पानी निकल गया, बहुत ज़्यादा दरिया के नीचे पानी बह गया है, कितने हम उसमें तरक्की कर पाए हैं। लेकिन अगर हमें तरक्की करनी है, आज जो हम लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, अपने अदारों में नहीं दे पाएंगे, अपने मदरसों में नहीं दे पाएंगे, अपने हम तालीम गाहों में नहीं दे पाएंगे, तो जो कुछ भी हम ये बातें कर रहे हैं उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ख़वातीन हज़रात, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की कमी है, मगर मैं सिर्फ तारुफ़ी तौर पे मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। और बहुत सारी बातें सामने आएंगी, सेशंस हैं, रिपोर्टें उसकी छपेंगी, वो भी आपके सामने आएंगी। मकसद सिर्फ यही है कि जो हम बतौर मिल्लत, बतौर कौम, बतौर इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप अपनी तरक्की करके, तालीमी तरक्की करके मुल्क की कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हिस्सा बन सकते हैं, मुल्क को कैसे इंक्लूसिव इंडिया बना सकते हैं, कैसे तरक्की याफ्ता इंडिया बना सकते हैं, ये हमारी काबिश होगी। हर कॉन्फ्रेंस में हम इस मैसेज को लेके जाते हैं, यहाँ भी ये मैसेज लेके आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद की कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे लिए एक बड़ी मशअल राह बनेगी। डॉक्टर फौजिया खान साहबा की क़यादत में हम आगे ऐसा लाएअमल पैदा करेंगे, ऐसी सोच पैदा करेंगे, ऐसे अमल पैदा करेंगे जिससे हम अपने मक़ासद में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन हज़रात का यहाँ आने का और हम सबको ये मौका देने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम शाहिद साहब, आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की। इस इजलास के फ़ौरन बाद वही सेशन यहाँ पर होने वाला है। हमको ये दोनों सेशंस जो हैं 12:45 से पहले ख़त्म करना है, मैक्सिमम 1 बजे तक, उसका भी ख्याल रहे। उस सेशन में जो शख्सियात आपके सामने गुफ्तगू करेंगी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब जो उसके चेयरमैन हैं, वो तशरीफ़ लेकर आएँ। मिस्टर अमीर इदरीसी साहब स्टेज पर लाएँ और ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर ज़ुबैर मीनाई साहब, प्रोफेसर विशाला पटनम साहिबा, डॉक्टर शुजाउद्दीन पुनेकर साहब और असमा जैदी साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। इसी के साथ में डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब और जनाब फैयाज़ खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर कट्टी मनी साहब, वाइस चांसलर ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो सामने की रूम में आइए, सामने आ जाइए सर। कट्टी मनी साहब, डॉक्टर कट्टी मनी साहब ट्राइबल यूनिवर्सिटी
के वाइस चांसलर है जो आंध्र प्रदेश में है। जी, अब मैं हमारे अगले मुकर्रिर डॉक्टर फौजिया खान साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क यहाँ पर आपके सामने पेश करें। डॉक्टर फौजिया खान साहिब। 13th एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट और फेम की तरफ से 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, उसके लिए इस इनॉग्रल सेशन में आए हुए हमारे मेहमान, राज्यसभा में मेरे कलीग और फेमस जर्नलिस्ट जनाब कुमार केतकर जी, उसी तरह औरंगाबाद के मशहूर बहुत पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब, फॉर्मर डीन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अमिताभ कुंडू जी, हमारे वाइस चांसलर फॉर्मर जनाब एसएन पठान जी, और इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट, इस एजुकेशन मूवमेंट के प्रेसिडेंट ख्वाजा एम शाहिद साहब। इस स्टेज पर सेकेंड सेशन के जो वीआईपी हैं, जिसमें आपने देखा बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं और अलग अलग तालीम में काम करने वाले सारे हिंदुस्तान से आज यहाँ पर औरंगाबाद में लोग तशरीफ़ लाए हैं और एक बेहतरीन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2 दिन की यहाँ पर लेने की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस किस लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ द एंटीडोट टू एवरी इल ऑफ सोसाइटी। कोई भी बीमारी हो समाज की, उसका इलाज एक ही है और वो है एजुकेशन। और आज बीमारियां बहुत हैं, आलमी सतह पे अगर हम देखते हैं, और मुझे लगता है कि इस हॉल में बैठा हुआ और सारे आलम में जितने लोग हैं इस माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले, हर एक के दिल में ये बात है कि बहुत बीमारियां हैं और इन बीमारियों का हल निकालना ज़रूरी है। आज सारी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, एक तरफ जालिम है और एक तरफ मजलूम है। और कमाल की बात यह है कि जो मजलूम है उसकी बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जालिम का साथ देने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। और इसलिए ऐसे हालात में यूएनओ भी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी बात करती है, लेकिन कभी कभी इनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, काट के ज़ुबां मेरी कह रहा है वो जालिम कि हाँ अब इजाज़त है तुझे हाल दिल सुनाने की। ये हालात हैं और इन हालात में मैं आपके सामने एक ही बात कहूँगी, कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। लेकिन अंग्रेजी में एक बात कही गई है जो अप्लाई करती है हमको, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा है लेकिन मदद तो हमको अपने आप की करनी होगी, और तालीम का रास्ता अपनाकर अपनी मदद करने का रास्ता हमको आज अपनाना ही होगा। क्योंकि जब तक इस समाज का फर्द मजबूत नहीं होता है, इस समाज का फर्द इतना तालीम याफ्ता, फाइनेंशियली, सोशली, एजुकेशनली फॉरवर्ड नहीं आता है, तब तक समाज पसमंदा ही रहेगा। We have to go back to our previous glory. Our previous glory was because we were a cultured, educated and very, very advanced society. उसमें हमको आगे बढ़ना है और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कॉन्फ्रेंस बामकसद है, ये नहीं कि हम आए बैठे बात किए ख़त्म हो गया। हमें अलग अलग लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे बात करनी है, क्योंकि जैसे शाहिद साहब ने कहा कि एजुकेशन कहाँ से शुरू होता है, वैसे तो
यहाँ अगले सेशन के लोग बैठे हैं, वो मुझसे बात एग्री करेंगे कि एजुकेशन इंसान पैदाइश से पहले उसकी शुरू हो जाती है, माँ के वूम में, इन द वूम ऑफ द मदर एजुकेशन बिगिंस। इसीलिए मदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मदर जब अपने बच्चे को अपने पेट में ले के जिंदगी गुजार रही है, अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छी अगर सारी चीजें अच्छी रखती हैं तो वो असर उस बच्चे पे पड़ता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। उसके बाद लेकिन अब जो शाहिद साहब ने मेंशन किया कि 3 साल से 6 साल तक प्री प्राइमरी एजुकेशन, इस लेवल ऑफ एजुकेशन को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंटीग्रेट करने की बात की है। लेकिन शाहिद साहब आप शायद बोल नहीं सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, हंगामा कर सकती हूँ और करती हूँ कि आप एजुकेशन पॉलिसी में तो बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, लेकिन आज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये क्यों है, आंगनवाड़ियों में क्यों ये बात है, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो इसको स्कूल एजुकेशन के एम्बिट में लाना इम्पॉर्टेंट है, इमीडिएटली लाना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 MPs इस स्टेज पे हैं, हमें ये डिमांड करना होगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 years to 6 years, जहाँ 80% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग का, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है अपनी लाइफ में एजुकेशन में, जिसको हम बिल्कुल ही आसानी से छोड़ देते हैं। 3 important years जहां इंसान का फॉर्मेटिव, इंटेलेक्चुअल, हर तरीके का डेवलपमेंट होता है, न सिर्फ इंटेलेक्चुअल बल्कि उसका इमोशनल, उसका सोशल, उसका फिजिकल, हर डेवलपमेंट का जो तेज रफ्तार डेवलपमेंट है इंसान की जिंदगी में, वो इस उम्र में है। तो इस पर फोकस करना बेइंतहा ज़रूरी है और इसीलिए आज ये सेशन यहाँ रखा गया है, जिसमें बेहतरीन एक्सपर्ट्स आपके सामने बात करेंगे। बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इस उम्र में, इनको कैसे डील करना चाहिए। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन के अपने अलग प्रॉब्लम्स है। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे, इन पर भी यहाँ पर सेशन लिया जाएगा, इनके भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हमारे कितने बच्चे स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, हमारे ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, क्या हमारे बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में, पढ़ते हैं, कितने % हैं, ये सब हमको सोचना होगा। वो हमारे टेक्निकल सेशंस में इसकी बात होगी कि हमारे ड्रॉप आउट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं। जब तक हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे, क्वालिटी हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, एम्प्लॉयबल यूथ नहीं बनेगा, तब तक माशरा ऊपर कैसे जाएगा। हमको वो बच्चे तैयार करने होंगे जिनका रिसर्च करने का एप्टीट्यूड है, जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी IIMs है, IITs है, जितने भी बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल लेवल पर 500 रैंक के बाद आते हैं। तो हमको अपनी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ानी होगी, हमको अपने रिसर्च का तरीका बढ़ाना होगा। ये सब चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में हमको डिस्कस करनी है। 2 दिन बहुत सख्त टाइमिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनॉग्रल सेशन के बाद 4 और सेशंस हमारे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट्स सारे इंडिया से यहाँ आए हैं। उनकी बात सुननी भी है, अपनानी भी है, क्योंकि तालीम का जो अगर हम डेफिनेशन करते हैं, तालीम हम दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन तालीम के साथ माशरे को ऊंचाई पर ले जाने के लिए तरबियत भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ तालीम पर ही फोकस रहेगा, एकेडमिक साइड पर ही फोकस रहेगा, तो तरबियत कहाँ से होगी, सलीका कहाँ से आएगा, हम लोग ऊंचाई पर कैसे जाएंगे। तो तरबियत के लिए भी हमें करिकुलम डिज़ाइन करना होगा अपने स्कूल्स में, अपने प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मेटिव ईयर्स में। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट तो नहीं करने वाली है हमारे लिए,
ये हमको ही करना होगा, कम्युनिटी को करना होगा। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से डेलिब्रेशन करके हमको हमारे समाज की तरबियत किस तरह हो सकती है, माओं की तरबियत किस तरह हो सकती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि माएँ लड़कियों की तरबियत पे ज़्यादा फोकस करती हैं, लड़कों की नहीं। लड़के प्रिविलेज्ड होते हैं, जब पैदा होते हैं हमारे समाज में तो दे आर प्रिविलेज्ड बीइंग्स, क्योंकि वो लड़का पैदा हो गया है इसलिए उसको आज़ादी है। और इसीलिए आज हमारे लड़के रात रात भर होटलों पे खड़े हैं, आज हमारे बच्चे ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, आज हमारा यूथ अपना टाइम बर्बाद कर रहा है क्योंकि माओं का फोकस उस पर नहीं है। जब तक मदर्स ये नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा तरबियत याफ्ता होना चाहिए, बेटे के अंदर औरत की इज्जत करने की सिफत पैदा होना चाहिए, बेटे के अंदर मेहनत करने की सिफत पैदा होनी चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक माशरा ऊंचा नहीं जा सकता है। मेहनत के सिवाय जिंदगी नहीं है। जो मेहनत, मशक्क़त, जहद मुसलसल अगर नहीं हम करेंगे इस दुनिया में तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि जाते जाते एक ही बात करूंगी, इंग्लिश में कहा है, he slept beneath the moon, he slept beneath the moon, he basked beneath the sun, he lived a life of going to do but died with nothing done. तो हमको we are not going to die with nothing done. हमको अपना कंट्रीब्यूशन देना है इस समाज को इखलास के साथ, किसी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे माशरे को बावकार ज़िंदगी इस दुनिया में देना है कि मजलूम और जालिम का फ़र्क ख़त्म हो जाए, मजलूम इतना मजबूत बन जाए कि जालिम का सामना करने की नौबत भी ना आए। क्योंकि इस दुनिया की जो कोर स्पिरिट है वो ये है, struggle for existence and survival of the fittest. We have to become the fittest. और ये रास्ता तालीम का ही है। ईमानदारी से, इखलास के साथ हमको इदारे सरकार ने दिए हैं। हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट्स यहाँ है, हम इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, लेकिन कितने इखलास के साथ। हमारे कितने रिश्तेदार टीचर्स हैं, वो अपने पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं क्या कि उन्होंने सब एम्प्लॉयमेंट करके रखा है और सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं बहुत भारी और दे रहे हैं 2-4 हज़ार किसी और को जो उनकी जगह काम कर रहा है। ऐसे भी हालात हैं। इन सब पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं गौर करेंगे तो बेईमानी हमको ले डूबेगी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस से हमको बहुत कुछ लेकर जाना है। इतना ही अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में मैं कहना चाहूँगी और एक बार फिर अपने बेस्ट विशेस देती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब हो और इससे हम बहुत टेक अवे लेकर जा सकें। थैंक यू। अब मैं इनॉग्रल एड्रेस के लिए मुल्क के मशहूर सहाफ़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री कुमार केतकर साहब को मदऊ करता हूँ। श्री कुमार केतकर साहब। At the outset, before I begin my observations, I declare this conference inaugurated and open for discussion. मैं बहुत एम्बरासमेंट महसूस कर रहा हूँ, बहुत संकोच, ऑनर के साथ कि मैं जिन लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ, शाहिद साहब है, कुंडू साहब है, फौजिया जी तो मेरी कलीग है राज्यसभा में, और वो एजुकेशन मूवमेंट ही नहीं चलाती है, हम एमपीज़ की बहुत एजुकेशन करती है उधर। और मैं ये भी मानता हूँ किसी का इंसल्ट या प्रिविलेज मोशन नहीं लगाने के लिए कि बहुत सारे एमपीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत भी है। छोटी छोटी माइनर चीज़ें जैसे कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए पार्लियामेंट में, समाज में, उसके बारे में भी एमपीज़ का बिहेवियर आइडियल नहीं होता है। एमपीज़ शुड हैव बीन आइडियल्स। फौजिया खान जी जब भाषण करती है राज्यसभा में
तब उनको सब सुनते हैं, लेकिन वही लोग सुन सकते हैं जो तैयार है सुनने के लिए। उन्होंने अभी कहा सुनने में और सुनने के बाद जो होता है उसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बात कही कि आसमां पे है खुदा, जमी पे हम। ये गाना तो लिखा था मुझे लगता है 60 बरस पहले, लेकिन अभी भी उसका जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उसके बाद भी 60 बरस में इतना सीखा नहीं है, ऐसा हम देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की बहुत ही आवश्यकता थी। वैसे मैं कोई फॉर्मली एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, इन लोगों की तरह प्रोफेसर नहीं हूँ। कुंडू साहब के जैसे प्रोफेसर के बारे में मैं सिर्फ जानता नहीं, उनके बारे में मेरा दिल में जो आदर है। और पठान साहब ने जितना अध्ययन किया है सेंट लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर पे, उतना बहुत कम लोगों ने किया है। पठान साहब होते हुए भी उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स का जितना अध्ययन किया है उतना बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स ने भी नहीं किया, इतना पठान साहब ने किया है। दूसरे हमारे एमपी कलीग है जलील साहब, वो तो मेरे दोस्त है, मैं उनको एमपी भी कहना मुश्किल है। वो मेरे दोस्त भी है, और मैं जर्नलिज्म में था बहुत सारे 50 बरस, तब वो भी मेरे कलीग थे। तो अभी इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का डिस्कोर्स आप करेंगे, जिस तरह का डिस्कशन आप करेंगे, उसमें क्या क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डबल एजेड है। डबल एजेड इसके लिए है कि उसका एक हिडन एजेंडा ऐसा है, जो एक गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंडा है, सिर्फ बीजेपी का नहीं। वो एजेंडा ऐसा है कि एजुकेशन पॉलिसी भी उनके पॉलिटिकल कंट्रोल का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं वो, उससे वो हिडन एजेंडा देखने नहीं मिलता है। लेकिन उनका हिडन एजेंडा ये है कि उनको पूरा कंट्रोल जो सोसाइटी के ऊपर चाहिए, जैसा उन्होंने मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखा है, वैसा पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। विथ और विदाउट एजुकेशन पॉलिसी, what this government has done to Jawaharlal Nehru University, what this government has done to Jamia, what this government has done to Ashoka University, what this government is doing to even IITs and IIMs is bordering on criminality, not just wrong policies. It has nothing to do with education policy. लेकिन उससे ये स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट का एजेंडा बोलने का एक होता है और करने का दूसरा। जिस तरह कोई G20 के डेलीगेट्स को वो राजघाट पे लेके गए और राजघाट की प्रार्थना में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये लाइन को उन्होंने अल्लाह शब्द ड्रॉप कर दिया और ईश्वर तेरो नाम इतना ही कहा। लोगों को लगेगा अरे ये तो राजघाट में लेके गए, तो गांधी जी का मानते हैं पूरा फिलॉसफी। वो गांधी जी का फिलॉसफी मानते नहीं है, उनको मालूम है गांधी जी का फिलॉसफी टाल नहीं सकते। इसके लिए वो एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर को भी देते हैं टिकट, उसका भी सम्मान करते हैं, जो पब्लिकली कहती है कि नथुराम गोडसे राष्ट्रभक्त है, पैट्रियट है, और दूसरी तरफ गांधी जी का भी सम्मान करते हैं। रियल एजेंडा प्रज्ञा ठाकुर के पास है, दिखाने का एजेंडा राजघाट में बताया गया है। जब हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो हिस्ट्री इज अ मेन सब्जेक्ट, फिलॉसफी इज अ मेन सब्जेक्ट, रिलीजन इज अ मेन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ मेन सब्जेक्ट, नॉट ओनली साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स तो कंपलसरी है। साइंटिफिक टेम्पर बनने के लिए साइंस और मैथ्स की बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका जिक्र बहुत जोर से किया था। दुनिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कहा गया और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स बनाए गए और जो स्कूल्स में, जब मैं स्कूल में था, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे तब मैं स्कूल में था,
तब साइंटिफिक टेम्पर की बात हमारे स्कूल में होती थी, साइंस की नहीं। साइंस तो है ही। जहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था वो चेंबूर में था। हमारे स्कूल से बहुत नज़दीक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देखने के लिए या वहाँ कोई गेस्ट आते थे तो पंडित नेहरू हमारे स्कूल से ही जाते थे। हम सब स्कूल के बच्चे वहाँ खड़े रहते थे रास्ते पर, और वो सब ताफा जाता था BARC की तरफ। तब ये कहा जाता था, पंडित नेहरू के स्पीचेस में कहा जाता कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत सारा रिसर्च करेगा, साइंस करेगा, लेकिन जब तक आपके एटीट्यूड्स में, आपके स्टडीज में साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता, तब तक कितना भी रिसर्च ऑफ साइंस का करो उसका फायदा नहीं होगा। पंडित नेहरू की स्पीचेस सुनते हुए, उनके विचार सुनते हुए हम स्कूल से बढ़े। इसके लिए जो फौजिया जी ने कहा अभी वो बहुत सच है कि जो आइडियाज, जो वैल्यूज हम स्कूल में या प्री स्कूल में भी एब्सॉर्ब करते हैं, वो अपना कैरेक्टर गाइड करता है। इसी के लिए RSS 4 या 5 बरस के उम्र में ही बच्चों को उधर भेजते हैं शाखा में, और उधर जो वो उनका स्कूलिंग चलता है, उधर जो उनको एजुकेशन दिया जाता है, वो हम कितने भी न्यू या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल में दो, कॉलेज में दो, वो एजुकेशन उनके दिल में रहता है, उसके ऊपर उनका बिहेवियर प्लान होता है। इसके लिए हमारे लिए भी एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और ये एजुकेशन इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि जो समाज में गलतियां हैं, डिविजिव टेंडेंसीज है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एजुकेशन इज ऑल्सो ए वेपन, और वो वेपन हम दुर्दैव से कह सकते हैं कि आजकल थोड़ा खो गया है। इसी के लिए हम देखते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैं स्कूल में था, तब मैं स्कूल में था तब हम अंबेडकर गए 1956 में, तो हमारे स्कूल में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की चर्चा होती थी, हमारे स्कूल में मौलाना आज़ाद की चर्चा होती थी, जाकिर हुसैन की एरुडिशन पे चर्चा होती थी। कोई भी नहीं कहा कि जाकिर हुसैन है, कोई भी नहीं कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दलित है। इस तरह का वैल्यू सिस्टम हमने स्कूल से ही लिया है, लेकिन लास्ट 20-25 years what we are seeing is rapid, organized, planned destruction of those values. ये जो सेंट्रल विस्टा की चर्चा है वो सेंट्रल विस्टा नहीं है। उनको पूरी जो वैल्यू सिस्टम है, फ्रीडम स्ट्रगल ने दी हुई, गांधी जी, पंडित नेहरू, बाकी सब लोगों ने, वो वैल्यूज को खत्म करना है। इसी के लिए नया पार्लियामेंट बनाया। नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग इसके लिए नहीं बनाया कि वो पार्लियामेंट का बिल्डिंग खराब था और खराब होने वाला था। उनको जो वैल्यूज है वो वैल्यूज को खत्म करना है, इसके लिए उनकी एजुकेशन पॉलिसी है। हमें एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है, रियल मीनिंग ये है कि पूरा सिविलाइजेशन दुनिया का जो है, पूरा सिविलाइजेशन और कल्चर दुनिया का है। जैसे वेस्टर्न ऑथर्स लाइक केनेथ क्लार्क भी कल्चर और सिविलाइजेशन की बात करते तब रिलीजन नहीं लाते उसमें, वो इस तरह से कल्चर और सिविलाइजेशन बात करते हैं। वो कोई एंटी इस्लाम, एंटी ज्यू, एंटी प्रोटेस्टेंट ऐसा कुछ नहीं लिखते। पूरी पेंटिंग्स की वो चर्चा करते हैं, सिस्टीन चैपल की चर्चा करते हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी की नहीं चर्चा करते, वो आर्ट की चर्चा करते हैं। तो आर्ट और कल्चर इज the most important things in our education, but unfortunately by paying undue attention to the so-called science, not real science, we are ignoring art and culture, and Pandit Nehru knew about it. इसी के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बनी, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट कंपलसरी किया था। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में लिटरेचर था, बहुत सारे कंपैरेटिव फिलॉसफी नाम का सब्जेक्ट था, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट था, जो IITs में सिखाया जाता था। लेकिन जिस तरह अपने मिडिल क्लास में एक टेंडेंसी पैदा हुई कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है, और आजकल मेरे बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, और बाद में सिलिकॉन वैली में जाने के रहने का है।
एम्बिशन क्या है अमेरिका में जाने की, काम क्या करने का है इंजीनियर का, सीखने का क्या है इंजीनियरिंग का, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, लिटरेचर की ज़रूरत नहीं, कल्चर की ज़रूरत नहीं, पोइट्री की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ करियर और दैट थ्रू ओनली सो कॉल्ड साइंटिफिक ट्रेनिंग। इस तरह से एजुकेशन की आजकल जिसको बांधनी कहते हैं, द होल एजुकेशन सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड basically to create our minds in a divisive form. We are forced to think in a divided manner. We are forced to think in terms of, अभी तो दुनिया में जिस तरह से हम रहे हैं, जिस तरह के चर्चा इजराइल और हमास के बारे में चालू है, वो चर्चा भी देखो किस तरह है। वो चर्चा इस तरह नहीं कि ऑब्जेक्टिवली क्या हो रहा है, किस तरह से पैलेस्टीनियन को ट्रीट किया गया है 1947 और थोड़े से उसके पहले भी, लेकिन 48 के बाद पर्टिकुलरली उसकी चर्चा नहीं होती है। मणिपुर इतना नजदीक है, लेकिन मणिपुर में कोई जर्नलिस्ट हमारे गए नहीं, गए हम एमपी लोग गए मणिपुर में। जर्नलिज्म मणिपुर दिखा नहीं रहा है, जर्नलिज्म अभी दिखा रहा है हमास और इजराइल। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे, जब इजराइल का ये क्राइसिस शुरू हुआ तब 24 घंटे के अंदर 2 डजन जर्नलिस्टों को वीसा मिल गया इजराइल जाने का, और गए भी वो। एक एक टिकट का प्राइस 2 लाख रुपया है। मणिपुर इतना नजदीक है, लेकिन कोई जर्नलिस्ट नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जो मालिक लोग हैं मीडिया के, उनको मालूम नहीं है मणिपुर कहाँ है, उनके पास पैसा नहीं है मणिपुर भेजने के लिए। उनका कारण ये है कि उनके दिल में जो एजुकेटेड आइडियाज़ है और जो जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे हैं इजराइल में ऑलमोस्ट टू सपोर्ट इजराइल, उनका एजुकेशन ही इसी तरह हुआ है जो मेरी तरह 1950s के एजुकेशनल वैल्यूज में पढ़े ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है क्या है, उनको सेक्युलरिज्म क्या है यही मालूम नहीं है। उनको लगता है सेक्युलरिज्म मीन्स अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, मालूम ही नहीं उनको सेक्युलरिज्म एक वैल्यू है, सेक्युलरिज्म एक ह्यूमन वैल्यू है। सेक्युलरिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। रिमूव सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इज गॉन। लेकिन जब हम सिखाते हैं स्कूल्स में, तब मुझे तो नहीं कभी लगता है कि कोई भी टीचर डेमोक्रेसी क्या चीज है इसके बारे में सिखाते हैं। मैंने एक टेक्स्ट बुक देखा पॉलिटिक्स का 12वीं स्टैंडर्ड का, उसमें लिखा था एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेटरशिप, एडवांटेजेस ऑफ हिटलराइट फिलॉसफी, एडवांटेजेस ऑफ मुसोलिनी फिलॉसफी। इस तरह के एडवांटेज डिसएडवांटेज की चर्चा होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के नाम से और किलर इंस्टिंक्ट के नाम से पूरा इतिहास, पूरा भूगोल पढ़ाया जाता है। कभी आप सीखोगे कि एडवांटेज ऑफ डिक्टेटरशिप क्या होगा, तो आप डेमोक्रेसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत फास्ट डिसीजन होता है इधर। लेकिन जैसा आप भी फौजिया साहब ने कहा कि मजलूम और तालीम में मजलूम जीतना चाहिए, वो कैसे जीतेगा? इस तरह का एजुकेशन होगा तो। मजलूम मजबूत होना चाहिए जब कहा उन्होंने, तब अपनी हिस्ट्री है, 125 बरस की फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री है, वह मजलूम ही मजबूत हो गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वही पॉपुलर था, कोई गन नहीं उठा रहा था। जो गन उठा रहे थे उनके भी खिलाफ रहने की ताकत महात्मा गांधी और पंडित नेहरू में थी। सवाल यह था कि किस तरह से, कौन सी वैल्यूज लेके हम लड़ने वाले हैं, हम हमारा समाज मानने वाले हैं, हम हमारा समाज और हमारा देश क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी का एजुकेशन का नाम था नई तालीम। वो नई तालीम कहते थे उनके एजुकेशन को, और उनको यही मालूम था कि नई तालीम और पुरानी तालीम में यही फर्क है। पुरानी तालीम में डिविजिव टेंडेंसीज आती है, नई तालीम में लोगों को साथ में लेने की जरूरत है, और वो सिखाने का एफर्ट फ्रीडम स्ट्रगल में दिया गया है। So when we discuss new education policy,
we must emphasize that the values of the freedom struggle of uniting the people, irrespective of their caste, religion, faith, languages, nationalities and identities, we must bring them together. Otherwise, we are going to end up in a huge violence. We are likely to have, I will be wrong if I am proved, I will be happy if I am proved wrong, but next 6 months particularly, and after that, we are likely to face volcanic violence created by divisive society, created by divided society, promoted by divisive society, divisive values. इसके लिए हमको मजलूम से मजबूत करने के लिए, मजलूम को मजबूत करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली and of course in terms of education. That is the essence of education, bringing people together. Compassion is the main thing of education. जैसे कहा था गांधी जी ने एक लेक्चर में, विनोबा जी कहते थे हमेशा कि आपको कोई टोचता है तो आप दुख होता है, आपको आप रो पड़ते हैं, तो उसमें तो नेचुरल है, जब आपको किसी ने काटा या टोचा आप रो पड़ेंगे, दुख होगा आपको, तो ये कॉमन है, सबको होता है, एनिमल को भी होता है। लेकिन एजुकेशन वो है जब दूसरे को कोई टोचता है, दूसरे को कोई तकलीफ देता है, तब आपके आंखों में आंसू आने चाहिए। वो एजुकेशन है। आपको कोई तकलीफ देगा और आप गर्म हो जाएंगे या आंसू आएगा, टोचेंगे, तो वो अलग बात है, वो सब करते हैं, एनिमल्स ऑल्सो डू इट। बट व्हेन समबडी एल्स, समवन एल्स, इवन एनिमल्स are given pain, and if your eyes don't come out with your genuine feelings of tears, then that education has no value. अमेरिका में जिस तरह का एजुकेशन दिया जाता है वो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बनाया हुआ एजुकेशन है। एक सिंपल सी बात यह है कि दुनिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बनने वाली जो 1000 तरह की एरोप्लेन्स और तोहफा और बहुत सारी गन्स है, वो प्रोडक्शन ही बन जाएगा तो वॉर नहीं होगा, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, मारामारी भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के वॉर्स अभी हो रहे हैं, यूक्रेन में हो या इजराइल गाजा स्ट्रिप में हो, सीरिया में हो, वो सब वॉर्स है, वो किसी की प्रॉफिट के लिए है, वो आइडियोलॉजिकल वॉर्स नहीं है, वो रिलीजियस वैल्यू के ऊपर भी वॉर्स नहीं है, वो पॉलिटिकल वॉर्स नहीं है, वो नेशनलिटी के वॉर्स भी नहीं है। वो वॉर्स जो है वो सिस्टमैटिकली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उनकी प्रॉफिट के लिए तैयार किए हुए हैं और हम सब उनके विक्टिम हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये जानने के लिए इस तरह का नया ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी। ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन किसका होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है प्राइवेट कैपिटल का। इंटरनेशनल कैपिटल यहाँ आ सकता है। हमारे मंत्री वहाँ जाते हैं, कहते हैं हम मेक इन इंडिया इधर बनाओ, आपके कैपिटल इधर रहो, और खुशी क्या मनाते हैं कि हमारे यहाँ कैपिटल आ गया। हमारे न्यूज़ क्लिक के फेलो जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया क्योंकि उनके पास वो कहते हैं चीन का पैसा आया था, चीन का सपोर्ट था। इतना भी इनको मालूम नहीं है अरेस्ट करने वालों को कि प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम केयर्स फंड है उसमें सबसे ज्यादा फंड चाइना से आया है। तो नरेंद्र मोदी का फंडिंग चाइना से आया है और वो हमारे न्यूज़ क्लिक के फेलो जर्नलिस्ट है, उनको अरेस्ट करते हैं। ये हो सकता है कि मैंने जैसा कहा कि हमारे एमपीज में भी थोड़ा एजुकेशन कम है, नहीं तो इसका तगड़ा विरोध होना चाहिए था, वो होता नहीं है। इसके लिए मैंने फौजिया साहब के बारे में कहा कि उनका जब रिक्वेस्ट आता है मुझे, तो मैं वो ऑर्डर ही मानता हूँ, और वो बुलाती है मैं तो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो कुछ बताएगी, वो कुछ ऑर्गेनाइज करेगी, उसका एफर्ट वही वैल्यूज़ के लिए है जो वैल्यूज़ मैं मानता हूँ वो मानती है, और वो वहाँ भी संघर्ष करती है और यहाँ भी संघर्ष करती है। अभी इनॉग्रेशन होने के पहले
शाहिद साहब ने पूरा कंटूर्स, पूरे पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्कशन बहुत अच्छी तरह बताए थे। तो मैं कहने वाला था उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बता दिया, बाद में फौजिया साहब ने भी बता दिया। तो वही कंटूर्स और पैरामीटर्स जिसके तहत आपका चर्चा होने वाली है आपकी, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये एजुकेशन 13th कॉन्फ्रेंस इतनी समर्थ से सक्सीड हो जाए, और इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, कोई कोई मीटिंग छोटी भी हो सकती है। और उस माइनॉरिटीज़ के कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉन माइनॉरिटीज़ को भी लाना चाहिए, क्योंकि नॉन माइनॉरिटीज़ को पार्टिसिपेशन देने से उनको ये समझ आएगा कि ये सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ माइनॉरिटीज़ का सवाल नहीं है, इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम का, अपने देश के एजुकेशन सिस्टम का ये सवाल है। और ये सवाल समझने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अभी ये नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट। इफ वी डोंट डू इट नाउ, in 2047 it will be difficult to celebrate the centenary of independence, or in 2050 difficult to celebrate the centenary of our constitution. जिस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, जिस तरह से कश्मीर में चल रहा है, जिस तरह से तमिलनाडु की चर्चा हो रही है कि हमारे ऊपर नॉर्थ का इनजस्टिस हो रहा है, we are talking or we are expressing like what I experienced as a journalist when I was in Soviet Union. मैं सोवियत यूनियन में था जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, टूटा नहीं था, लेकिन इस तरह की चर्चा वहाँ चलती थी। मिखाइल गोर्बाचेव ट्राई कर रहे थे कंट्रोल करने को, उनके हाथ से चली गई। और एक दिन 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव खुद टीवी पे आ गए और उन्होंने कहा अपना देश अभी नहीं रहा है। खुद को कहना पड़ा उनको कि अपना देश ही नहीं रहा है। रशिया हो गया और सोवियत यूनियन से 15 रिपब्लिक बाहर निकल गई। उसके बाद 8 बरस के अंदर चेकोस्लोवाकिया से 7 रिपब्लिक निकल गई, चेकोस्लोवाकिया से 2 निकल गई और युगोस्लाविया से 7 रिपब्लिक निकल गई। तो युगोस्लाविया टूट गया, चेकोस्लोवाकिया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। और सडनली जो इतिहास और भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक थे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बड़े बड़े एटलास बदलने पड़े। मेरे पास एक लंदन टाइम्स का एटलास, मैं लंदन में गया था तब खरीदा था, वो एटलास आउटडेट हो गया 1992 में, क्योंकि पूरा इतिहास बदल गया था। जर्मनी 2 थे, उसका 1 जर्मनी हो गया था। चेकोस्लोवाकिया 1 देश था, उसके 2 हो गए थे। युगोस्लाविया 7 हो रहा था 1997 में। पूरा हुआ प्रोसेस। हम ऐसा नहीं कह सकते वो उधर हुआ, अपने देश में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। इफ वी डिस्ट्रॉय एंड अटैक द वैल्यूज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल in the name of Central Vista, in the name of new education policy, in the name of glory of ancient India, we are going to head towards what Soviet Union suffered from. और वो टालने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपकी चर्चा में एजुकेशन में सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, वैल्यूज़, सिर्फ टॉपिक्स नहीं, एटीट्यूड्स, सिर्फ कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन बिहेवियर, सिर्फ कोई एजुकेशनल अप्रोच नहीं, लेकिन ह्यूमन कंपैशन, इसका भी जिक्र किया हो, वो जिक्र हो जाएगा तो एजुकेशन आराम से सुधर जाएगा। वो इतना डिफिकल्ट इशू नहीं है जितना डिफिकल्ट इश्यूज को बनाया गया है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑल ऑफ यू आर very great people and you are having such magnificent direction you are going to have from very erudite people whom I used to, they used to be my icons. So if they are going to direct the proceedings, I am sure you will have good time and good learning to promote further good learning. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुमार केतकर साहब। जैसा कि आपने कहा कि नॉन माइनॉरिटीज़ को भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस में बुलाना चाहिए, वो हम कर चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर के.टी. केम
फॉर्मर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शामिल है, टीवी कट्टामनी साहब जो इस वक्त सिटिंग वाइस चांसलर है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, और जनाब अमिताभ कुंडू साहब जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन रह चुके हैं। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब को यहाँ पर बुलाता हूँ कि वो आपसे मुखातबत करें। I must say that it's a privilege for me to be part of this movement. When you come for a movement, you are not a chief guest or a main speaker or a guest of honor. You are part of the movement. And I feel very privileged that I have been asked to be part of it. I'm not a missionary. I don't particularly given my lifetime working for the marginalized. जिंदगी में मैं एक टीचर रहा, रिसर्चर रहा, और अपनी रिसर्च के दौरान मैंने नोटिस किया कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ में जो डिप्रीवेशन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो मेरी जो कंसर्न है, जो मैंने सचर कमीशन के साथ में एसोसिएट होकर भी बताया, पोस्ट सचर कमेटी के साथ में भी बताया, और एक बात जो नहीं कही गई है, पिछले साल हमने एक रिपोर्ट निकाली है, इसका नाम है भारत में इम्तियाजी सलूक। अगर अगला स्लाइड दिखाएं, हमने बताया इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है जो चर्चा नहीं होती, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। ये रिपोर्ट ऑक्सफाम ने स्पॉन्सर किया, लेकिन कुछ परेशानियां थी उनको, वो ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसको उर्दू में हमने निकाला है CDPP की तरफ से, जो हैदराबाद बेस्ड है, प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान है, ये अवेलेबल है नेट में भी, और आप देख सकते हैं कि हमने फोकस किया कि विथ ऑल द टॉक अबाउट इंक्लूसिव इंडिया, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक का क्या मैनिफेस्टेशन है, मैग्नीट्यूड क्या है। मैं एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर के साथ में शुरू करता हूं। The good news is that last week you heard Honorable Prime Minister talking about IMF report. IMF ने यह बताया है कि हमारी जो GDP में विकास का दर है वो 6.1 से बढ़कर 6.3 हो गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पे हमारी ग्रोथ रेट जो है 3.5 है, वो अगले साल और कम होने वाली है, आधे से भी कम। तो दिस इज अ गुड न्यूज। बट द नॉट सो गुड न्यूज इज दैट विद इन 3 days एक रिपोर्ट आई है कि 125 कंट्रीज में 111 नंबर है इंडिया का हंगर में, मतलब बिल्कुल रॉक बॉटम पर है। लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं फोकस करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और एजुकेशनल एस्पेक्ट पर। वहां भी 2 खबरें हैं जो मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो ये है, आपने कभी देखा है केतकर साहब, फौजिया जी, किसी ग्राफ में इंडिया जो है उसका कर्व जो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। डेवलपमेंट ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, जेंडर वायलेंस उनसे नेगेटिव इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं। किसी डेवलपमेंट इंडिकेटर में इंडिया काफी ऊपर है। अब ग्राफ में देखिए, सबसे ऊपर कोस्टा रिका है, जिसको मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं साउथ एशिया पर। श्रीलंका नंबर 2 पर है, इंडिया 52वें नंबर पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारे थोड़ा नीचे हैं, लेकिन काफी ऊपर है। आप देख रहे हैं जो कर्व जो सबसे नीचे जा रहा है वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। आप कहेंगे ये कौन सा डेवलपमेंट इंडिकेटर है भाई? जैसे शाहिद साहब ने कहा, दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे निकालते हैं? और ये किसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिसर्च से नहीं निकला है, ये किसी जर्नलिस्ट ने अपने TRP के लिए नहीं निकाला है। ये रिपोर्ट ग्लोबली अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, प्रोफेसर जेसन की लीडरशिप में। कैसे कैलकुलेट किया है? आप सोचेंगे क्या बात है भाई, इंडिया ऊपर ही नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए डेवलप्ड कंट्री जो है नीचे है और नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्या है ये इंडेक्स? ऊपर आपने लिया है डेवलपमेंट, व्हिच इज डिफाइंड बाय टेकिंग 3 पैरामीटर्स। एजुकेशन, मैंने फोकस किया एजुकेशन पे, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम।
तीनों को एग्रीगेट किया, एक तरीका है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट डिवाइडेड बाय द रिसोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड। आपने अपने इनकम डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना रिसोर्सेज का कंज्यूम किया है। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सवाल है, वो अपने रिसोर्सेज से 7 गुना रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। इसलिए जब आप तकसीम करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम एंड ऑल्सो CO2 एमिशन, कितना कार्बन एमिट करते हैं, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रिपोर्ट है, ये अवेलेबल है इंटरनेट पर। आप देखेंगे कि यहाँ हमारी परफॉर्मेंस ओवर टाइम बढ़ रहा है। इसकी वजह ये बताऊं मैं आपको, हमारे एजुकेशनल लेवल, मैक्रो लेवल पे तरक्की काफ़ी तेजी से हुआ है। अब हायर एजुकेशन को देखिए, अगर आप ओवरऑल इंडिया को देखते हैं, अगर इनइक्वालिटी को आप नहीं कंसिडर करते तो निश्चित रूप से हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और रिसोर्स कंजम्पशन काफ़ी कम है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मुस्लिम वर्कफोर्स इज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम है, इसलिए हमारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक ग्राफ आपको दिखाता हूं प्लीज। दिस शोज डिफरेंट कंट्रीज। आप देखेंगे सबसे वर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया भी देखिए। आप ये कोने में इंडेक्स दिया हुआ है, इंडिया 5वें कैटेगरी में है ऊपर की तुलना में, ठीक है। ये सिचुएशन है 1990 की। अगर जो ऑपरेट कर रहे हैं वो मेरी बात सुने और ध्यान से करें। आप देखेंगे 1990 से 2019 तक कैसे प्रोग्रेस हुआ है सारी दुनिया में। अब देखिए अफ्रीका में कुछ कंट्रीज है, देखिए मैंने आपको कहने के पहले आपने शुरू कर दिया। ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है 1990 से लेकर 2019 तक। अब देखेंगे इंडिया की रैंक 5वें स्थान पे थी, वो इंप्रूव कर 3रे पर चला गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, वो वहां के वहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनकी पोजीशन वहीं पर है जहां पर पहले थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जबकि इंडिया का पोजीशन देखिए, आप आगे बढ़ाइए, आप 2090 से लेके उसको दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का पोजीशन इंप्रूव हो रहा है, 5वें से चला जा रहा है 3रे पर। चाइना का पोजीशन अगर आप देखें तो वो नीचे जा रहा है, क्योंकि वहां एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो वहां के वहीं रह गए हैं वर्स्ट कैटेगरी में। ये एक अच्छी खबर है, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ एनर्जी यूज कम है, पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, रिसोर्स कंजम्पशन बहुत कम है। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि रिसोर्सेज, हमें एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है। अगला ग्राफ, इसमें देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से 2 कंट्रीज हैं, नीचे हैं, ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है। नीला वाला स्पॉट इंडिया का है, दूसरा चाइना का है। ये भी अगेन ग्लोबल रिपोर्ट से है, जैसे मैंने बताया, कोई इंडियन ये नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से निकला है। 1990 से 91 से लेकर 2019 तक करीब 30 साल का पीरियड कवर कर रहा है। आप देखेंगे किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया का नहीं बढ़ रहा है। अमेरिका सबसे ऊपर है, क्योंकि मैंने बताया जितना टेरिटरी है उसका 7 गुना ज्यादा रिसोर्स कंजम्पशन होता है वहां पर। आप आगे बढ़ाइए इसको, आप देखेंगे कि इंडिया का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आप देखेंगे कि चाइना तो बहुत ऊपर चला गया। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, अगर आप मैक्रो लेवल को देखें, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कंसर्न है इनइक्वालिटी का। नाउ वी कम टू द नॉट सो गुड न्यूज। द न्यूज इज दैट हमारी परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, पर्टिकुलरली एजुकेशन में, काफी बुरी है। अगला ग्राफ में देखेंगे आप, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो ग्रोथ रेट था 90 के दशक में 1.8 था, 1.2 से 1.8 हुआ था 2001-2011 के बीच में, बढ़ा था 1.2 से 1.8, बट आफ्टर 2010 इट हैज गॉन डाउन टू 0.8 एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ग्लोबली भी ये घटा है, लेकिन इंडिया में जो है काफी तेजी से हमारा ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हुआ। ओवरऑल इंडेक्स नहीं घटा, लेकिन ग्रोथ रेट कम हुआ। आगे चलिए। नॉट द बैड न्यूज इज दैट, गो टू द नेक्स्ट वन। हमें जल्दी करना है क्योंकि टाइम लिमिट है। ये देखिए इंडिया का ग्रोथ रेट काफी अच्छा था, लेकिन वो डिक्लाइन कर गया है कोविड के पीरियड में। अगले ग्राफ पे चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी चलें।
कोविड की पीरियड में हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटा है। डेवलपमेंट में 3 चीजें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और इनकम है। सारी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटी है, इंडिया में काफी ज्यादा घटी है, क्योंकि फिगर जो है गवर्नमेंट कहती है 6 लाख, WHO कहता है 6 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। बीच में कहीं पर सच्चाई है, लेकिन फिर भी इंडिया में डिक्लाइन सिर्फ हेल्थ में नहीं हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नहीं हुई है, एजुकेशन में डिक्लाइन सबसे ज्यादा हुआ है। आप देखेंगे कि एजुकेशन में एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग घट गया है, मतलब हमारे यहां एनरोलमेंट, अटेंडेंस, उसमें डिक्लाइन आई है इन द रिसेंट इयर्स। तो मैं जैसे कहा, अगर आप इनइक्वालिटी को साथ में रखते हैं तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। विशेष रूप से हमारी जो डिक्लाइन हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ओवरऑल डिक्लाइन जो ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज में नहीं हुई है, इंडिया में डिक्लाइन इनकम में भी हुआ है, हेल्थ में भी हुआ है और एजुकेशन में पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग में डिक्लाइन हुआ है। निश्चित रूप से चिंता की बात है। अगला ग्राफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनइक्वालिटी एक मेजर फैक्टर है। आप देखेंगे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां इनइक्वालिटी बहुत हाई है, और जहां डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, इवन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन यूरोप, यू फाइंड लेवल इज वेरी हाई बट एक्सेस टू एजुकेशन में इनइक्वालिटी बहुत कम है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। हमारी इंडिया जो है बीच में है, स्लाइटली अबव लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन हमारी इनइक्वालिटी बहुत शार्प है, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो। ये यहां पर रुकिए एक सेकंड, आप देखेंगे एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग में मैंने जैसे बताया डिक्लाइन हुआ है। अगला ग्राफ में चलिए, ये इनइक्वालिटी दिखाता है। इनइक्वालिटी आप देखेंगे एजुकेशन में 40% इनइक्वालिटी है। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ को देखें, हमारी इनइक्वालिटी 31% था, जो घट के 15% हुआ है, लेकिन एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो है वो 40% से नहीं घटा, 37% हुआ है। देख रहे हैं आप, एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली बेसिक टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम इनइक्वालिटी में ज्यादा ये नहीं है, लेकिन एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज समथिंग आई वांट टू फोकस ऑन दिस। एंड इफ यू अलाउ मी अनदर 5 to 7 minutes, आई वुड जस्ट लाइक टू, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस ग्रुप्स में किस तरह से इनइक्वालिटी है और किस तरह से इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आगे चलिए, ये मैं दिखाना चाहता था कि डेवलपिंग कंट्रीज में एजुकेशनल इनइक्वालिटी हमारी तुलना में कम है। बाकी मुल्कों में, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका को लें तो आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी इन एजुकेशन इज मच लेस। इनइक्वालिटी अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस जेंडर एंड अक्रॉस सोशल रिलीजियस ग्रुप्स, हमारे देश के एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आगे चलिए। So this is the most developed countries, education inequality 6% है, हमारे यहाँ मैंने बताया 37% है currently, which is certainly matter of serious concern. Next, आगे ये देखिए, ये enrollment है अलग अलग social religious groups का, सॉरी नीचे का नहीं आ रहा है। सबसे lowest जो achievement है, attendance in the school primary level is 88% for the Muslims, whereas एवरेज इज 93%। बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अटेंडेंस ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रन इन 06 to 14 एज ग्रुप इज द लोएस्ट। नीचे जो देख रहे हैं लाल लाल छोटे से बॉक्स हैं, सॉरी पहले पे जाइए, जो लाल छोटे बॉक्स हैं वो इंप्रूवमेंट ओवर टाइम। आप देख रहे हैं जी मुस्लिम्स का जो सबसे लोएस्ट लेवल पर है, उसमें इंप्रूवमेंट भी सबसे कम है, व्हिच मींस दैट द इनइक्वालिटी ओवर टाइम इन द लास्ट 20 years have gone up। जो विषमता है वो बढ़ा है, क्योंकि रेट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स इज इवन लेस कंपेयर टू SC/ST पॉपुलेशन। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन द प्राइमरी लेवल ऑल्सो, ऑल्दो गैप बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गैप जो है ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है। शाहिद साहब ने कहा था अब हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल ये गैप बहुत अधिक है। एंड द सेम स्टोरी, आई नो आई डोंट हैव मच टाइम, एंड होपफुली अगर सेशन में अटेंड कर रहा हूं, कोई सवाल अगर उठेंगे मैं उसको चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन से हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन
एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, चारों कैटेगरीज में मैंने एनालाइज किया है। हमने क्या स्टोरी पाया है? सेम स्टोरी। वन इज दैट अटेंडेंस जो मुस्लिम बच्चों का है 14 से 18 में, कॉलेज एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में गैप इज वेरी हाई, मच हायर देन व्हाट वी नोटिस इन प्राइमरी एजुकेशन। बट सेकंड डिस्टर्बिंग फैक्ट यह है कि जो इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 10-15 साल में, ये मुस्लिम का डिप्रिवेशन जो है और बढ़ाया है। क्योंकि इंप्रूवमेंट रेट ये नहीं है कि इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट जो लाल जो बक्सा आप देख रहे हैं जो बताता है ओवर टाइम कैसा बढ़ा है, आप देखेंगे मुस्लिम्स के लिए सबसे कम बढ़ा है। एज ए रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि इन मेनी इंडिकेटर्स ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, मुस्लिम्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब आर एट द सेम लेवल। 1990 की बात हो रही है, लेकिन 2019 में हम देख रहे हैं, जहां तक आंकड़े हैं, कि मुस्लिम रिलेटिवली पिछड़ गए कुछ एरियाज में। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कंपटीशन की बात है, लेकिन क्योंकि अफर्मेटिव एक्शंस जो बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, रिजर्वेशन भी नहीं है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि मुस्लिम का एक एडवांटेज था इनिशियली, बट वो एडवांटेज कम होता चला जा रहा है, एवरेज से नीचे खिसकता चला जा रहा है। अब एक पजल सुनाऊं, उसके बाद में मैं कंप्लीट करूंगा अपना प्रेजेंटेशन। अटेंडेंस, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी स्कूल की बात करें कि वहां पर बुनियाद रखी जाती है एजुकेशन सिस्टम की। जैसे मैंने बताया कि एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस मुस्लिम बच्चों का 6 से 14 में वो कम है अगर SC ST से कंपेयर करें, अटेंडेंस और एनरोलमेंट। लेकिन अगर आप लिटरेसी रेट को देखते हैं, आप देखेंगे मुस्लिम लिटरेसी रेट 6+, 7+ में देखेंगे मुस्लिम का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तुलना में हाई है लिटरेसी रेट, क्योंकि उसमें 60+, 40+ वो भी इंक्लूडेड है। एंड मुस्लिम्स हैड एन एडवांटेज बिफोर 2-3 डिकेड्स। कुछ तो पार्टीशन के पहले मुस्लिम लिटरेसी रेट वाज हायर देन द अपर कास्ट हिंदू लिटरेसी रेट। अब 1930 की बात कीजिए, 1920 की बात कीजिए, कुछ तो पार्टीशन की वजह से कुछ एजुकेटेड लोग बाहर चले गए, लेकिन ओवर टाइम जो है ये लिटरेसी का एडवांटेज अभी भी है, लेकिन एनरोलमेंट का एडवांटेज जो है, ये पैराडॉक्स नहीं है, ओवर टाइम जो है ये गैप कम होता चला जा रहा है। जैसे मैंने बताया, टू कंक्लूड दैट द डिस्पैरिटीज आर अलार्मिंग, पर्टिकुलरली एट द हायर लेवल। मैंने सारे ग्राफ्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन PPT में छोड़ के जाऊंगा, जो चाहें वो देख सकते हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में गैप जो है 50% से अधिक है। प्राइमरी एजुकेशन मैंने बताया 88%, 93%, ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे जो जाते हैं, चलिए जल्दी दिखा दीजिए, 6 to 14 है, आप ग्राफ को देखते चले जाइए। लिटरेसी रेट का गैप देख रहे हैं, मुस्लिम का थोड़ा हाई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लिटरेसी रेट का, लेकिन अटेंडेंस रेट जो है वो कम है। आगे जाइए, दिस इज बाकी गैप, जेंडर गैप घट रहा है, रूरल अर्बन गैप घट रहा है, बट इंटर रिलीजियस गैप जो है लिटरेसी में वो बढ़ता चला जा रहा है ओवर टाइम। दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द ऑफिशियल डेटा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कोई प्राइमरी सर्वे नहीं किया है, सरकारी आंकड़ों से ही मैंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है पोस्ट स्ट्रक्चर कमेटी में, जिसमें पार्लियामेंट में चर्चा हुई। और सोदिया जी, आपने सुना होगा, पार्लियामेंट कहती है ये हमारा विचाराधीन है। इसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। ड्रॉप आउट रेट जो है मुस्लिम्स का सबसे अधिक है, मुस्लिम बच्चों का सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट है, इवन कंपेयर टू SC ST पॉपुलेशन। और नेशनल सैंपल सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, पता है क्या वजह है? मुस्लिम बच्चों के लिए 25% बच्चे ये कहते हैं हम इसलिए ड्रॉप आउट कर रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, विथ ऑल द सब्सिडीज दैट आर देयर, because of the withdrawal of the fellowship certainly is that it has hurt. इसकी जो स्कॉलरशिप मिलती थी ना, उससे इंसेंटिव मिलता था। अफोर्डेबिलिटी among the Muslim population, poverty is higher than the upper caste। और उसके बाद में अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कम हो जाता है तो निश्चित रूप से ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि
मेजर रीजन फॉर ड्रॉप आउट 25% बच्चों का है वो इकोनॉमिक रीजन है फॉर मुस्लिम, फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो इकोनॉमिक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन 20% थोड़ा कम है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी वजह यह है कि एजुकेशन इज नॉट रेलेवेंट। 18% मुस्लिम बच्चे कहते हैं हमें एजुकेशन रेलेवेंट नहीं लगता, क्योंकि इनकी प्रोफेशन से कनेक्ट नहीं कर पाता। पता नहीं केतकर साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या मकसद है, लेकिन निश्चित रूप से यह मकसद हम उम्मीद करते हैं कि ये मोर रिलेवेंट हो जाना चाहिए प्रोफेशनली। नेक्स्ट, ठीक है, मैं अब कंक्लूजन में एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये कहा जाता है, आपने देखा होगा सचर कमेटी में और पोस्ट सचर कमेटी में, ये कहा है कि मुस्लिम हाउस होल्ड में एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज इज नॉट वेरी हाई। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में मुस्लिम फैमिली में चाइल्ड डिलीवरी कम है, एक्सेस टू ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट फैसिलिटी मुस्लिम का कम है, गोइंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में जाना, उसका परसेंटेज भी दूसरी की तुलना में कम है। लेकिन हेल्थ आउटकम इंडिकेटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द मुस्लिम हाउस होल्ड इज हायर, स्लाइटली हायर। सारे हेल्थ इंडिकेटर जो है वो थोड़ा बेहतर है SC/ST की तुलना में, एवरेज के बराबर है, एवरेज थोड़ा बेहतर है। वजह क्या है? हमने सचर और पोस्ट सचर कमेटी में चर्चा की काफी। एक तो वजह यह है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज, थोड़ा सा कंसर्न फॉर हेल्थ हाइजीन, टॉयलेट फैसिलिटीज ज्यादा है, थोड़ा प्राइवेसी की भी सवाल है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी बात की जाती है, वो माफ कीजिएगा मुस्लिम फैमिली में थोड़ा कम है। अगर ये मैं क्यों कह रहा हूं और दावे के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को देखते हैं, बच्चे कितने मर जाते हैं 5 साल से कम, या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1 साल से कम, उसमें आप देखेंगे ओवरऑल लड़कियों के डेथ रेट जो है वो ज्यादा है बच्चों की तुलना में, लड़कों की तुलना में, क्योंकि नेग्लेक्ट होता है, सोशल प्रेजुडिसेस हैं। और मुस्लिम फैमिली में यही बात है कि लड़कियों का डेथ रेट जो है लड़कों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो गैप है लड़के लड़कियों के डेथ रेट में वो मुस्लिम फैमिली में थोड़ा कम है। तो ये मैं समझता हूं कि जेंडर प्रेजुडिस तो हर कम्युनिटी में है, लेकिन थोड़ा सा मुझे नजर आता है कि गर्ल चाइल्ड एंड द वुमन, आई कांट टॉक अबाउट women's social rights, family rights, but certainly the life expectancy of a Muslim woman is 2 years higher than the average Hindu woman. That's partly because of slightly better sanitation facilities and health facilities. लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि मुस्लिम फैमिलीज जो है वो नहीं इन्वेस्ट कर रही है। लड़कियों का एनरोलमेंट रेट निश्चित रूप से कम है, मच लेस देन द एवरेज इन द कंट्री, बट आई जस्ट वांटेड टू एग्जामिन दिस हाइपोथेसिस। मैं इसको देखना चाहता था, नेशनल सैंपल सर्वे का 17-18 का डेटा हमारे पास है, क्या मुस्लिम हाउस होल्ड्स, गरीब हाउस होल्ड अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्चा कम करता है नॉन मुस्लिम की तुलना में? ये मेरा लास्ट, मेरी वादा है, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ, ये एक स्लाइड मुझे दिखाने दीजिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये जो ड्रॉप आउट रेट है इसमें दिखाता है कि मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। देखिए सबका ड्रॉप, अलग अलग कम्युनिटी का मैंने ड्रॉप आउट रेट निकाला है, 11-12 का भी है, 18-19 का भी। आगे चलिए, आगे चलिए। ये सारे रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल सबका दिखाया है। ये है रीजन फॉर ड्रॉप आउट। मैंने ऑलरेडी बताया कि इकोनॉमिक रीजन आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द रीजन फॉर ड्रॉप आउट फॉर द मुस्लिम फैमिली। आगे चलिए। ये मैं प्राइमरी लेवल की अटेंडेंस की बात कर रहा हूं। मैंने कंपेयर किया है मुस्लिम का नॉन मुस्लिम के साथ में 17-18 का। आप देखेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में मुस्लिम का, लाल इंक से मैंने दिखाया है मुस्लिम का, अब देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट में मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत देखेंगे आप, लाल वाले फिगर थोड़ा कम है, लेकिन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में गैप काफी ज्यादा है, 50% ज्यादा है अटेंडेंस नॉन मुस्लिम्स में। उसी प्रकार जनरल कैटेगरी में भी जो गैप जो है, टोटल हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि गैप काफी बढ़ता जाता है। ये सही है कि मुस्लिम का अटेंडेंस रेट इन द हायर एजुकेशन इज मच लेस। क्या ये वजह है कि वो खर्चा कम करते हैं? ये मेरा सवाल है। आखिरी स्लाइड पे चलिए, इसके आगे चलिए। ये जो है दिखाता है कि एक बच्चे पर कितना मुस्लिम हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है
और कितना नॉन मुस्लिम हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है। 17-18 का ये हाउस होल्ड लेवल का सर्वे है, सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे, 75th राउंड ऑफ NSS। आप देखेंगे कि लोएस्ट 3 कैटेगरीज में एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर एलिमेंट्री हायर एजुकेशन इज हायर इन द मुस्लिम हाउस होल्ड। तो मुझे इस बात पे बिल्कुल शक है ये कहना कि मुस्लिम हाउस होल्ड अपने बच्चों की तालीम में, गरीब मुस्लिम हाउस होल्ड वो कम खर्चा कर रहा है। देख रहे हैं आप, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में नॉन मुस्लिम हाउस होल्ड का खर्चा 2226 पर ईयर, जबकि मुस्लिम का थोड़ा ज्यादा है, तो कम तो नहीं है निश्चित रूप से। तो मुझे ये शक लगता है ये कहना कि मुस्लिम हाउस होल्ड अपने बच्चों की तालीम के लिए लोअर लेवल पे नॉन मुस्लिम की तुलना में कम खर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ द स्टेट, पब्लिक एजेंसीज। आपको उनके हाउस होल्ड की तरफ से खर्चा अगर हो रहा है, यू मस्ट सपोर्ट इट विद सम फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, लोकेशन ऑफ द स्कूल्स। अगर बच्चे मदरसे में जाते हैं तो निश्चित उनकी मजबूरी है, और कुछ तो मुझे लगता है कोई कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो क्लार्क यूनिवर्सिटी में अब एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, कलकत्ते में पढ़ा लिखा है, उसका नाम है वहीद खान। उसने कहा सर मैं मदरसे में पढ़ता था और एंजॉय भी करता था, लेकिन मेरे अंकल ने कहा तुम चलो दूसरे स्कूल में, मैं चला गया और इसीलिए मैं अमेरिका पहुंचा हूं। तो निश्चित रूप से अगर ये ऑप्शंस दिया जाए, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जाना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिससे केतकर साहब ने कहा कि वैल्यूज आर मच मोर इंपॉर्टेंट, बट सर्टनली आई डू बिलीव दैट गिवन एन ऑप्शन, बच्चों में एस्पिरेशन है, फैमिली में एक्सपेंडिचर भी है, और आई एम श्योर वी कैन फुलफिल द ड्रीम ऑफ इंक्लूसिव इंडिया। सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धन्यवाद। अभी आप की नोट एड्रेस सुन रहे थे प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब से। ये जो पीपीटी है अभी जो आपने देखा है, उसकी एक कॉपी प्रोफेसर साहब ने हमें दी है, तो वो हमसे आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हम इस प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ गामजन हैं। मैं डॉक्टर एस.एन. पठान साहब से गुजारिश करता हूं, जो फॉर्मर वाइस चांसलर है नागपुर यूनिवर्सिटी से, कि वो अपनी बात मुख्तसरन यहाँ पर रखें। उनके लिए मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहता हूँ कि अब टाइम को कर्टेल करके सिर्फ 5 मिनट रखे गए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे हुए सभी बड़े बड़े महानुभाव, खासकर हमारे फौजिया मैडम, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं शुरू में ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा मैं मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं बहुत बिजी था, बिकॉज मैं 2010 में आई रिटायर्ड एज वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अभी राजस्थान तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है। जब से मैं आई एम एडवाइजर, चीफ एडवाइजर टू MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट संस्था है, और हमारे 5 यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में प्राइवेट। बड़ा मुश्किल था, लेकिन फौजिया मैडम ने कहा कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, उनके सेक्रेटरी साहब ने मुझे मैसेज दिया, और हमारे VC कहाँ है, महाराष्ट्र के। अल्लाह करम है कि मैं महाराष्ट्र का पहला मुस्लिम वाइस चांसलर हूँ। तो इसीलिए फिर मेरे दिल को बात लगी, और बड़े मुश्किल से मैं रात को बड़ी देर से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं कुछ बातें, बीइंग ए एकेडमिशियन, बीइंग ए साइंटिस्ट, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या मैसेज लेके जाए, ये बात मुख्तसर कहने वाला हूँ। क्या के लिए होती है कॉन्फ्रेंस? भाइयों, मुझे मैं आपकी माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें किताब भी लिखी है, और वो किताब का ट्रांसलेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अरेबिक में किया है, उसका उर्दू में भी हो गया ट्रांसलेशन, और उसका अंग्रेजी में भी हो गया है। वो किताब का नाम है टाकीचे घाव, यानी अगर कोई मूर्ति बनती है तो उसको पत्थर से पहले तराशा जाता है जब वो मूर्ति बनती है। तो ऐसे कितने घाव मुझे लेने पड़े
इसीलिए जलील साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी नम्रतापूर्वक माफ़ी चाहता हूँ, महाराष्ट्र में एजुकेशन में जो सबसे टॉप इम्पोर्टेंट पोजीशंस है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये तीनों पोजीशन एक मुसलमानों को मिली है, न कि किसी के हमदर्दी से। ये मुझे अल्लाह के करम से मिली है। और इसका राज थोड़ा सा बता के मैं बाद में टेक्निकल सेशन में मुझे रखा गया है, मैं बाद में वहाँ बात करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जो मुझे खासकर पेरेंट्स दिख रहे हैं, जैसे हमारे कुंडू साहब ने भी कहा कि हमारे जो मुस्लिम के जो पेरेंट्स हैं, मेरे तो पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ भी अनपढ़ थी, ये अपने बच्चे के एजुकेशन के बाद में कॉशियस है या नहीं, ये पहला सवाल है। मैं कोई समाज ने ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, उसने फला करना चाहिए, इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी सुधार अपने फैमिली से होता है, अपने घर से होता है। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, कम से कम वो इतना ही मैसेज लेकर जाए कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि मैं मेरे बच्चों को या मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को बेहतरीन एजुकेशन कैसे दे सकता हूं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 50 ईयर्स से हायर एजुकेशन में काम कर रहा हूं। आई बीन नाउ 75 ईयर्स। मैंने एक भी मुस्लिम पेरेंट्स मॉडर्न कॉलेज, जैसे हम बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, यानी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा, यानी मैं अपने जामिया मिलिया का भी रहा, मैं उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद का भी रहा कोर्ट मेंबर, और मैं श्रीनगर कश्मीर का भी मेंबर रहा हूँ। एक भी मुस्लिम मैंने ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा अंदर पढ़ रहा है मॉडर्न एजुकेशन। मैं मकतबे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उर्दू स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। और माँ बाहर खड़ी है कि मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ। हमने हमारे बच्चों को एजुकेशन से नजरअंदाज कर दिया। हम कंफ्यूज हो गए कि सही एजुकेशन क्या है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक अपने को मिसाल देना चाहता हूं। मैंने मेरी स्कूलिंग जो है, यानी जिसे हम हाई स्कूल कहते हैं मराठी में, मैं बहुत छोटे देहात से आता हूँ, रिमोट विलेज, जहाँ अभी अभी एसटी आने लगी। एसटी बस पहले आती भी नहीं थी, मेरे गांव में स्कूल भी नहीं, अभी हम लोगों ने बनाई हाई स्कूल। तो हर दिन 10 किलोमीटर चलते जाना, 10 किलोमीटर चलते वापस आना, तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर का फासला। 4 साल मेरी माँ कहती थी मैं तुझे साइकिल लेके दूंगी, लेकिन नहीं दे सकी। कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि जब भी खाना घर पे नहीं बनता था तो पैदल मैं स्कूल चले जाता था, और जब 1:30 बजे दोपहर की छुट्टी होती थी, और मैं कोई बिल्कुल सिंपल स्कूल, एक रेंटल बिल्डिंग, एक तो हमारा क्लास था श्री राम के मंदिर में, और एक क्लास था चावड़ी में, और एक रेंटल घर में। बाहर आता था तो देखता था कि मेरी माँ घर से अपने कपड़े में खाना लेकर बांधकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर आई है और बाहर बैठी है। और असली स्टोरी तो आगे है। और जब मैं बाहर आता था बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, तो मैं माँ पे गुस्सा करता था, क्यों आ गई ये खाना लेकर यहाँ। मैं दोस्तों के साथ खा लेता था। अभी 10 किलोमीटर तू पैदल चलते है और 10 किलोमीटर तुझे पैदल जाना है वापस, और तेरे पाँव में चप्पल भी नहीं है। यहाँ जितने भी हमारे लेडीज मेंबर्स बैठे हैं, सुनो, मेरी माँ ने एक भी बात नहीं की, कभी नहीं की, कुछ नहीं कहा। वो बस खाना मेरे हाथ में देती थी और फौरन अपने गांव चली जाती थी।
अगर वो एक भी बात मुझे घर पे आने के बाद कहती थी कि हफ्ते में से 3 वक्त मुझे तेरी रोटी लेकर आना पड़ता है स्कूल में, इतनी तकलीफ होती है, बाद में मुझे सब खाना बनाना पड़ता है, ये भाइयों मैं उसी वक्त मेरी स्कूल छोड़ देता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी माँ को कुछ तकलीफ हो। और आज महाराष्ट्र का पहला वाइस चांसलर करके मैं आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मुझे हमारे समाज में ऐसी माँ आज दिख रही नहीं है, ऐसे पिताजी दिख रहे नहीं है, वो अनपढ़ थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 7 मिनट दिए और अभी तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मेरे और 2 मिनट कट कर दिए। ठीक है, मैं तो बोलना, मैं तो डायरेक्टर रहा, मुझे जरा बोलने का हक भी है। मैं आई वॉज कंट्रोलिंग द होल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर 6 years। पूजा मैडम का भी एक क्वेश्चन आया था उस वक्त, उसका जवाब भी हमने दिए थे, लेकिन नहीं हो गया, उसको मैं बाद में रेफर करूंगा। तो इसकी ये वजह थी कि मैं एक घर के हालात देखकर बड़ा परेशान होता था, दुखी होता था कि कितनी तकलीफ हो रही है अपने माँ बाप को अपने पढ़ाई के लिए। और उसी वक्त मुझे कुछ किताबें पढ़ने को मिली। कैसी मिली? आई वॉज लाइब्रेरी सेक्रेटरी। जो फर्स्ट बच्चा आता है स्कूल में ना, उसको हमारे वहां लाइब्रेरी सेक्रेटरी बना देते थे। पहली थी बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका चरित्र पढ़ा मैंने। विसा खांडेकर की करोंचवत उपन्यास पढ़ा। साने गुरुजी का पूरा मैंने सब किताबें पढ़ी। और वो किताबें मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ता था और दोज बुक्स वेर अवेलेबल। और वो किताबें में जो लिखा था, बाबा साहब जा रहे थे अपने पिताजी को मिलने के लिए कोरेगांव सातारे के आगे, और उन्होंने कुछ दोस्तों ने एक बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी उन्होंने ली थी वहां पे रेंट पे, और चल रहे थे। तो जब उनको पता चला वो बैलगाड़ी चलाने वाले को कि ये एससी बच्चे हैं, ये मगासवर जिनके लोग बच्चे हैं, उन्होंने उनको उठा के फेंक दिया सड़क के बाजू में और बोले मुझे पहले बताते तो मैं आपको लेके भी नहीं जाता था। तो बाबा साहब बोले क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये मैं इसको बदल दूंगा। मेरे भाइयों, आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, मुझे तो दुनिया में जाने का मौका मिला बिकॉज ऑफ आई एम ए इंटरनेशनल नोन साइंटिस्ट। मैंने जर्मनी में की है डीएससी। जहां भी जाओ इंडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू लगे हुए हैं। उन्होंने बदल दिया सब कुछ, क्योंकि मैं ये बदल दूंगा। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वी हैव टू स्टार्ट विथ, हमने हमारी शुरुआत करना चाहिए। जब मैंने देखा कि मेरी माँ दिन भर मेरे पिताजी के हाथ के नीचे वो गौंडी का मजदूरी करती है, रात शाम को खाना बनाती है, क्या करेगी, बहुत परेशान है, मैंने कहा ये मैं बदल दूंगा। और उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक हथियार था, पढ़ाई, एजुकेशन। किसी मुसलमानों ने मुझे मदद नहीं की, कोई साहब आगे नहीं आए, किसी ने मुझे एक नया पैसा नहीं दिया, मैं काम करके सीखा हूं। हमारे माइंडसेट ऐसा बैठा है कि हम मुसलमान हैं, हम गरीब है, तासुब बहुत है, बाहर जातीयवाद है। मेरे भाइयों, ये कॉन्फ्रेंस में ये निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं करता कोई। अगर हम उठे कि मैं ये बदल दूंगा, तो आप बदल सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं, आप खुद को बदल दो। ये मैंने मेरे किताब में लिखा है, तालीम की ताकत। ये पीछे बहुत एक सीरियल चला दी, तो उसमें मैंने ये बात मुझे कहने का मौका मिला इंडिया में। जब तक हमारा बच्चा खुद नहीं डिसाइड करेगा, जब तक अपनी माँ खुद डिसाइड नहीं करेंगी। आज हमारे बच्चों के सामने प्रेरणा कौन है, इंस्पिरेशन क्या है? आदमी बड़ा होता सिर्फ एजुकेशन से, अच्छी स्कूल से, पैसों से बिल्कुल नहीं। और मैं खासकर केतकर साहब के सामने बात कर रहा हूं। केतकर साहब, मैं समझता हूं आदमी बड़ा होता है प्रेरणा से। मेरे आगे किसकी तस्वीर है? मैं जब वाइस चांसलर था नागपुर में, तो मैंने मेरे बंगले में बोर्ड लगा दिया था
क्या तुम हमको गालियां दो, हम आपको दुआ देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मेरे भाई, मुझे किसने गालियां नहीं दी? हालांकि सर संघ चालक के सुदर्शन मेरे स्पीच सुनने के लिए आते थे यूनिवर्सिटी में और बैठते थे और ऑडियंस में बैठते थे और बोलते नहीं, मैं सिर्फ पठान, हमारे लोग जाते थे, सर आगे बैठो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं पठान साहब को सुनूंगा और चले जाऊंगा। कुछ नहीं होता, छोड़ दो ये बातें, सब दिमाग से निकालो। कोई तासुब नहीं है, हमको आगे आना है, हमारे बच्चों को आगे आना है। मैं खत्म कर रहा हूं। और अगर हम ये कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज लेके जाएंगे तो हम आगे जा सकते। आई वॉज हैंडलिंग 2000 करोड़ बजट पर ईयर व्हेन आई वॉज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। एक किसी का लेटर की हिम्मत नहीं कि पठान साहब इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, आपने क्या किया? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि अगर मेरा बच्चा गलत काम करेगा, कुछ मेरा हीरा है। अरे मैं तो काला कलूटा छोटा, और मुझे बोल रहे मेरा हीरा है। तो माँ ने कहा था कि मैं 1 मिनट में मेरी जिंदगी खत्म करूंगी, पत्थर में मेरा सर मारूंगी, मर जाऊंगी। इतने टेम्पटेशन आए, लेकिन मुझे माँ की तस्वीर दिखती थी कि नहीं, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं आज खड़ा हूं। मेरे भाई साहब, हमारे सामने कोई प्रेरणा नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, उर्दू मीडियम में किताबें नहीं है, हमारे बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मालूम नहीं है, हमारे बच्चों को सानी गुरुजी मालूम नहीं है। सानी गुरुजी ने जब इस्लाम पढ़ा तो इस्लामिक संस्कृति नाम की किताब लिखी। विनोबा भावे ने जब इस्लाम पढ़ा तो कुरान सार नाम का ग्रंथ लिखा। लेकिन हमारे बच्चों को विनोबा भावे के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं यहाँ पे स्टेज पर से मालूमात करना चाहता हूँ कि हर गली में हर या लाइब्रेरी होना चाहिए। मैं इस पर नहीं कहूँगा कि उर्दू मीडियम का क्या मेरिट आई डोंट नो टू। फौजिया खान साहब मैडम का उस वक्त क्वेश्चन था कि इतने स्कूल है हमारे उर्दू मीडियम के, इतने जूनियर कॉलेज है, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी सीनियर कॉलेज उर्दू का नहीं है। और उन्होंने सजेशन दी थी कि महाराष्ट्र में कुछ उर्दू के सीनियर कॉलेजेस गवर्नमेंट निकाले। मैंने उसका उत्तर बहुत पॉजिटिव दिया था, क्योंकि हमारे पास से उसका जवाब जाता है डायरेक्टर से। लेकिन आई एम सॉरी टू से सीनियर कॉलेज उर्दू का निकला नहीं। उस पर मैं बात करना नहीं चाहता। चाहे मैं तो कहूँगा कि आप स्टेट लैंग्वेज से अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं स्टेट लैंग्वेज से पढ़ाऊँ, मराठी, अंग्रेजी तो बाद में सीखा हूँ। अंग्रेजी इज नॉट द ओनली लैंग्वेज। मैं फ्रांस गया, कोई अंग्रेजी बात करता नहीं। मैं स्विट्जरलैंड गया, कोई अंग्रेजी बात करता नहीं। मैं जापान गया, कोई अंग्रेजी बात करता नहीं। और जर्मनी में जब मैंने पोस्ट डॉक्टर किया, बिल्कुल नहीं, पहला तो मुझे जर्मन पर सीखना पड़ा। अंग्रेजी देखिए क्या बैठे, इंग्लिश मीडियम। बच्चों के सामने प्रेरणा पहले अपनी माँ और बाप है, अपनी माँ की तस्वीर, और वो प्रेरणा बनाने के लिए माँ ने मेहनत करना है। अगर बच्चा मेहनत करेगा तो हम आगे जाएंगे और हमारे बच्चे भी आईएएस बनेंगे, हमारे बच्चे भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र में पहला था एमपीएससी में फर्स्ट बनेंगे, और हमारे बच्चे भी आगे जाएंगे, इसका मुझे बिल्कुल यकीन है। बच्चों में एक लहर आई है, माँ बाप में एक लहर आई है। मैं पॉजिटिव हूँ और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में आगे आ रहे हैं। मैं खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पठान साहब की बात तफसीली आप सबके समझ में आ गई होगी, है ना जी। तो मैं हमारे एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती खुतबा पेश करें। मैं सबसे पहले तो हमारी बड़ी बहन फौजिया मैडम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हुए मेरे राज्यसभा के कुली कुमार केतकर साहब, सीनियर सहाफ़ी, डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, जिनका जिक्र मैं कुंडू साहब ये आपको बता दूं कि पिछले चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैंने आपका जिक्र कम से कम नहीं भी बोले तो 50 मरतबा लिया होगा, क्योंकि आप ही जैसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बताया था। सच्चर कमीशन पहले आया, फिर उसके बाद रंगनाथ मिश्रा, कुंडू साहब की रिपोर्ट आई, और इसमें सब में ये बताया गया था कि किस तरीके से
मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस क्या है। और शायद इन्हीं की रिपोर्ट थी, यही लोगों की मेहनत थी कि जिसकी वजह से हाई कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा था कि यस, ये रिपोर्ट सही है। और इसी की बुनियाद के ऊपर 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके, ये इन्हीं रिपोर्टों के आधार के ऊपर था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी अच्छी रिपोर्टें आने के बाद, हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी आज हम 5% एजुकेशन से भी अगर महरूम है, तो आप सोचिए, अगर एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि मुल्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि ये कभी भी आगे पूरी तरह से नहीं बढ़ सकता है जब तक आप मुसलमानों के एजुकेशन के बारे में संजीदगा नहीं होगे और मुसलमानों को तालीम के अंदर आगे नहीं बढ़ाएंगे करके। मैं वहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था और मेरी नज़र उस बालकनी के अंदर गई तो पिछले साल यही अक्टूबर 2022, अगर आप याद करेंगे तो पूरा 1 साल हो गया है, हम चर्चा इस बात के ऊपर कर रहे थे कि इस देश के अंदर अगर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाएगी तो वो हिजाब पहनकर जाएगी या नहीं जाएगी, इसके ऊपर फैसला हो रहा था। और मुझे खुशी हो रही थी इतनी सारी बच्चियों को हिजाब में देखकर। एक पैगाम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये था कि हम अपने हक़, अपने हुकूक़ की लड़ाई हम जमहूरी तर्ज के ऊपर लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें कितनी भी रुकावटें बार बार जो हमारे सामने आज लाई जा रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट सेशन के अंदर मैंने हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मृति ईरानी जी को पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल किया था। उन्होंने मुझे जवाब दिया है, आदरणीय श्री सैयद इम्तियाज़ जलील जी, प्लीज़ रिफर टू द मैटर रेज्ड बाय यू अंडर रूल 377 इन द लोक सभा रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर क्लासेस 1 to 8 अंडर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एंड पढ़ो परदेश स्कीम फ्रॉम 2022 to 23। उन्होंने जवाब दिया है और इतना खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने एक तरीके से हमको ये बता दिया है कि हम कुछ नहीं देने वाले हैं तुम्हें। कितने खूबसूरती से जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप हम इसलिए बंद कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की कि दूसरे सारे स्कीम्स है, दूसरे डिपार्टमेंट्स अलग अलग चला रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से दूसरे डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। पढ़ो परदेश की स्कीम के बारे में उन्होंने इतने खूबसूरती से ये बताया है कि हमने ये स्कीम इसलिए बंद कर दी है कि हमने बैंकों को ये कहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं विदेशों के अंदर जाकर, तो हमने बैंकों को कहा है कि बहुत आसान तरीके से, बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर माइनॉरिटीज़ के बच्चों को लोन दे दे। हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी आसानी से बैंक आज आपको लोन दे देते हैं, कितनी आसानी से बैंक्स कम इंटरेस्ट के अंदर आपको एजुकेशन के लिए लोन दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है मेडिकल के लिए, कोर्सेज के लिए यकीनन कुछ फंड देता है, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता है, सरकारों को ये पता नहीं है, एक मेडिकल की फीस भरने के लिए 20 लाख से 30 लाख रुपए देना पड़ता है और मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन लेता है लोन तो कितना, महज 5 लाख रुपए देता है। और वो 5 लाख रुपए ऐसे ही नहीं देता है, उसके लिए कंडीशन है कि गवर्नमेंट का कोई गारंटर चाहिए। कौन गारंटर दे रहा है? कि कोई एक रिक्शे वाला अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, कोई एक मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कौन गारंटर दे रहा है? या नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई साइन नहीं दे रहा है, कोई गारंटर नहीं दे रहा है आपको, तो आपको लैटरल सिक्योरिटी लेकर आइएगा। यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप कुछ जायदाद उनके पास, बैंक के पास जमा करिएगा। ये लोन इम्तियाज जलील या हम जो बैठे हैं हमारे लिए नहीं है, वो लोन
एक मजदूर का बच्चा अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला पढ़ाना चाहता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दे। हर एक की किस्मत मैं नहीं समझता हूं कि पठान साहब जैसी रहती है करके, क्योंकि पठान साहब जिस दौर के अंदर आप थे, उस दौर में और आज के दौर में जमीन और आसमान का फर्क है। उस दौर के अंदर इंसानियत जिंदा थी, आज मोदी हमें मारने के लिए निकला हुआ है। यह हकीकत हमें कहीं ना कहीं कबूल करनी चाहिए उसके अंदर। और ऐसी हकीकत के अंदर अगर आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है तो यकीनन मुझे खुशी इस बात की है, आज हमारे बीच में मखदूम फारूकी साहब को मैं देख रहा था। एक डॉक्टर रफीक ज़करिया इस शहर के अंदर आता है तो हजारों हमारी बच्चियां कैसे तालीम हासिल करती है, उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है तो औरंगाबाद शहर है। एक रफीक ज़करिया की दूर अंदेशी थी कि मैं मुस्लिम बच्चियों के लिए, माइनॉरिटीज़ की बच्चियों के लिए एक सेपरेट कॉलेज खोलूंगा उसमें। हमें मालूम है कि अगर वो कॉलेज अगर आज नहीं रहता तो शायद बच्चियां आज को एजुकेशन नहीं लेती, क्योंकि को एजुकेशन लेना है तो कंडीशन डाल दिया गया है, तुम बुरखे में नहीं आ सकती है, तुम हिजाब में नहीं आ सकती है करके। वही कॉलेज है जिसकी वजह से आज हजारों बच्चियां तालीम हासिल कर रही है। दूसरी बात यह है, यहां पर अकरम साहब, इकराम साहब बैठे हुए हैं, फॉर्मर इनकम टैक्स के कमिश्नर है। इनकी जद्दोजहद है कि वक्फ की ज़मीनें अगर हमें मिल जाती है तो हम वहां पर कोई ताजमहल नहीं बनाना चाहते हैं, हम वहां पर तालीमी इदारे खड़े करना चाहते हैं। लेकिन इकराम साहब, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूं, हम भी उस वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। पिछले 4 सालों के अंदर फौजिया मैडम भी जानती है, मैं भी जानता हूं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उन ज़मीनों को वापस हासिल करने के लिए उसमें, ताकि वो ज़मीन हम आप जैसे लोगों को दे और आप पूना में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़े करें। लेकिन दिक्कतें क्या है, आपको भी मालूम है कि ये सब बर्बाद हुए हैं तो कोई गैरों ने नहीं बर्बाद किया है, अपनों ने ही बर्बाद किया है। इसे लूटा अपनों ने ही लूटा है इसमें, और इन्हें वापस लेना इतनी आसान बात नहीं है। मुझे बार बार है तो दूसरी बात में जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल पास हुआ, महिला रिजर्वेशन का बिल पास हुआ, महिला रिजर्वेशन का, वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। उसमें उस वक्त मुझे वज़ीर आज़म का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो मायूसी के साथ कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक कितना घिनौना क़ानून है, मैं अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक का क़ानून लाना चाहता हूँ। हमने उनका विरोध इसलिए किए, हमने ये कहा कि अगर सिर्फ तुम्हारी लग रहा था तुम्हें ऐसा कि तुम इंसाफ सिर्फ एक क़ानून लाकर ट्रिपल तलाक के क़ानून तक रोक देंगे, तो अब हम चाहते हैं कि उसे थोड़ा सा इंसाफ इन बच्चियों को और दीजिएगा। रिजर्वेशन तो तुमने ला लिए है, अब इन हिजाब वाली बच्चियों को पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी तुम उठाइएगा। उसके अंदर, उस रिजर्वेशन के अंदर आप मुस्लिम बच्चियों के लिए ये भी रिजर्वेशन लेकर आइएगा। मैं आपको सिर्फ जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, यकीनन बहुत अच्छा, इससे कुछ ना कुछ, और इतने स्टॉलवर्ड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हुकूमतों से बहुत कुछ उम्मीदें करना छोड़ दे, जो भी करना है अब हमें ही करना है। और हकीकत यही है, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा अब हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे बैठे सारे डिग्निटरीज, ऑडियंसेस जिनमें टीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन हेड, स्टूडेंट्स, आप सब ने बहुत ही तादाद में इस इनॉग्रल सेशन को अटेंड किया। मैं यहाँ पे आपको वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन, टेक्निकल सेशन 1 स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस एंड मेकिंग दिस इनॉग्रल फंक्शन अ ह्यूज ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू।